ज़्यादा झुकना मेरी फितरत नहीं, मेरा हाथ उठाना ही मेरा प्रणाम या सलाम समझ लीजिएगा। पसंद आए तो दिल में, वरना अपने दिमाग से भी निकाल दीजिएगा। जय हिंद, मैं हूँ राजेश सर। आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग क्लास 9 का बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि हम लोग क्लास 9 का एनसीईआरटी, नया एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन चलने जा रहे हैं। यदि कोई टीचर आपको ये मिसगाइड करता हुआ मिल जाए कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ने से आप बोर हो जाओगे, तो पूछना उनसे एक ही सवाल, सर क्या आपने क्लास 9 का न्यू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ रखा है? यदि आपने नहीं पढ़ा है तो नया सिलेबस को 2027 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बच्चों को पढ़ाने के आप लायक ही नहीं हैं, क्योंकि एनसीईआरटी चेंज हो चुका है। यहाँ पर हम लोगों को फैक्ट्स को सिखाना नहीं है, साइंस को रट्टा नहीं मरवाना है, इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड में ले जाना है, जहाँ पर साइंस को जो फैक्ट हैं उसे ढूंढने के लिए सिखाना है। यहाँ पर साइंस को एक्सप्लोर करना है। कंडीशन ये है। तो मेरे भाई, यदि कोई टीचर आपको ये बोलता हुआ नजर आ जाए कि मेरा ये प्रेजेंटेशन है, उन्हें आप पढ़ लो, मेरा ये नोट्स है उसको याद कर लो, तो उनका बात कभी नहीं मानना। ये हो सकता है कि आपको एग्जामिनेशन में आ भी जाए, अच्छा मार्क्स ले भी आए, लेकिन आप एक बात मान लो मेरा, कि आप उस टीचर के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो, और ये डिपेंडेंट का जो लत है ना, वो आपको इस कदर चढ़ेगा कि मेरे साथ पढ़े हुए बहुत सारे लड़के हैं, वो उसको देखते हैं कि 10th भी पास कर गया, 12th भी पास कर गया, ग्रेजुएशन भी पास कर गया, फिर भी वो ट्यूशन पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें किताबों पर डिपेंडेंट नहीं हुआ है, वो किताबें उन्हें इंटरटेन नहीं करती हैं, वो टीचर पर डिपेंड हो गया है। तो आप भी उसी के जैसा बन जाना चाहते हो, जहां पर टीचर पर है, जिंदगी पर डिपेंड रहना जाना चाहते हो, तो फिर आपके लिए ये वीडियो नहीं है भाई। तो स्टार्ट करते हैं उन सभी बच्चों के लिए जो न्यू एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन को खुद से जीना चाहते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड रहकर नहीं। तो एक छोटा सा कहानी से स्टार्ट करते हैं कि जब महाभारत का टाइम था ना, तो पांडवों को, कौरवों को अलग अलग युद्ध कला सिखाया गया था। पांडवों में युधिष्ठिर को भाला फेंक सिखाया गया था, भीम को गदा युद्ध सिखाया गया था, अर्जुन को धनुर्विद्या, नकुल सहदेव को खड़ग और तलवार की विद्या सिखाया गया था, दुर्योधन को गदा युद्ध। मेरे भाई, क्या इन सभी को एक ही युद्ध कला सिखाकर काम नहीं चलता? नहीं, सबको अपने काबिलियत के अनुसार, सबको अपने बॉडी के अनुसार, सबको अपने मेंटल एबिलिटी के अनुसार युद्ध कला सिखाया गया था। क्या हम भी अपने क्लास में एक नोट्स लिखवा कर हजारों बच्चों को वही चीज को याद करवाने पर लग जाएं? तो क्या यह सही है? क्या उसको काबिलियत को, क्या उसके नॉलेज को हम ज्यादा और निखार पाएंगे? सवाल है। तो आपका जवाब आएगा नहीं। ये एनसीईआरटी हर तरह के बच्चों को अपने साथ इंटरैक्ट करने का मौका देती है, अपने साथ जुड़ने का मौका देती है। यदि आपका दिमाग साफ है, आप जो है ना बहुत सारी चीज़ों को सोच लेते हैं, जल्दी आपको मेमोराइज हो जाता है फैक्ट्स, तो यकीन मानो आप मेरा, इस बुक को पढ़ करके आप 11th के बच्चों को टक्कर दे सकते हैं। यदि आप एवरेज हो तो एवरेज से ऊपर आ सकते हैं, और फिर यदि आप एवरेज से भी नीचे हो तो एवरेज से तक उससे कहीं आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एनसीईआरटी, और आज का ये पूरा खत्म होने वाला है, चाहे जितना टाइम लग जाए। तो भाई साहब, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला है ना बात यहाँ पर, तो भाई साहब है ना, पहली बात क्या बोला गया है कि है ना, साइंटिफिक कम्युनिटी में
साइंटिस्ट लोग का जो कम्युनिटी है ना, उसमें वाइडली एक्सेप्ट किया गया है कि जो लाइफ है ना, जो जीवन है ना, वो वाटर में उत्पन्न हुआ है, मतलब पानी से उत्पत्ति हुआ है जीव का, है ना। कुछ रिसर्चर लोग का ये भी मानना है कि जो लाइफ है ना, वो स्मॉल पूल से उत्पन्न हुआ है, स्मॉल पूल से उत्पत्ति हुआ है, ऐसा बहुत सारे रिसर्चर का मानना है। बोला ना, उसके बाद क्या हुआ, इन्वायरमेंट का, है ना, इन्वायरमेंटल चेंज आया, ठीक है ना, इन्वायरमेंटल चेंज आया। तो इन्वायरमेंटल चेंजेस का जो कंडीशन है ना, कहाँ पर, है ना, बोलता है ना, रेदर देन इन द ओशियन, ओशियन के अलावा, ओशियन के अलावा पहले माना जाता था कि जो जीवन को उत्पत्ति हुआ है ना, समुद्र से हुआ है। तो बोला ना कि ओशियन से नहीं, ओशियन के अलावा कहीं और ऐसा जगह था, है ना, जहाँ पर इन्वायरमेंट बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा था, वहाँ से जीवन का उत्पत्ति हुई है ना। बोला ना कि जो हॉट स्प्रिंग है, बहुत गर्म वाला जो मौसम है ना, उस तरह का इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे कि बोला इंडिया है, इंडिया में एग्जाम्पल लेकर बोले तो बोलेंगे ना कि जो हॉट स्प्रिंग होता है पग वैली में, लद्दाख का, है ना, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ पर, है ना। लगभग कितना टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, लगभग वहाँ का जो टेम्परेचर होता है ना, पानी के बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होता है, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। बोलते हैं ना कि लद्दाख ऐसे तो है ठंडा प्रदेश, है ना, ठंडा प्रदेश में होने के बावजूद वहाँ टेम्परेचर एक ऐसा जगह है ना, पग वैली, वहाँ पर जो टेम्परेचर है ना, जो लगभग पानी के बॉइलिंग पॉइंट के बराबर है ना। ये इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो देखा गया, सीन, है ना, टू बी सिमिलर इन दोज अर्ली अर्थ, जब अर्थ का शुरुआत हुआ था, है ना, उस तरह का जो मौसम है, उस तरह का, है ना, कंडीशन है, वो देखा गया था। बहुत गर्म था, है ना, क्या था, बहुत गर्म था, है ना। तो बोला ना कि लगभग 3.5 है ना बिलियन साल के पहले, लगभग 3.5 बिलियन साल के पहले जो ऑर्गेनिज्म है ना, उस हॉट स्प्रिंग में जो रहते थे, उस गर्म वाला मौसम में जो रहते थे, जो क्या था, अधिकतर हॉट लिविंग बैक्टीरिया हुआ करता था, अधिकतर गर्म पसंद करने वाले बैक्टीरिया हुआ करते थे, उसको हम लोग कहते हैं थर्मोफाइल्स। क्या कहते हैं, थर्मोफाइल्स कहते हैं, है ना। और जो बैक्टीरिया हुआ करता था वो क्या था, यूनिसेलुलर था। क्या था मेरे भाई, यूनिसेलुलर था। इतना तो कोई डाउट नहीं होगा भाई थर्मोफाइल्स क्या होता है। तो एक ही बात बोलेंगे कि सर जब 350 बिलियन साल के पहले, है ना, वहाँ पर क्या था, हॉट लविंग बैक्टीरिया था, है ना, गर्म पसंद करने वाला बैक्टीरिया था, है ना, उसको कहा गया था क्या, थर्मोफाइल्स। क्या कहा गया है, थर्मोफाइल्स। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा भाई। चलिए आगे चलते हैं, सेकेंड पैराग्राफ। बोला ना कि बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट, है ना, जो पैलेलियो साइंसेस, है ना, का, पैलेलियो साइंसेस का जो बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट है ना, उसका जो साइंटिस्ट है ना, उनका ये मानना है, उनको वो जब स्टडी की, और ये जो बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेलियो साइंस है वो कहाँ पर है, लखनऊ में है। वो क्या स्टडी किए हैं, तो वो स्टडी किए हैं ना कि जो गर्म में हॉट स्प्रिंग है ना, बोलते हैं ना, स्टडी किए हैं कि हॉट स्प्रिंग फाउंड दैट कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड रैपिडली अराउंड देम। जहाँ पर हॉट स्प्रिंग होता है ना, वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट आसानी से बन जाता है ना। और ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या हुआ, डिपॉजिट होता गया, हैव प्रोटेक्टिव अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन। और वो जब शुरुआत में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो बना था, है ना, उसके ऊपर एक कवरिंग बन गया कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसको उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मतलब वही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिल करके बाद में सेल मेम्ब्रेन बना है। तो वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के चारों ओर क्या बन गया, एक आउटर कवरिंग बन गया, है ना, जो उसको, उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हार्मफुल रेडिएशन से, किससे, हार्मफुल रेडिएशन से, है ना, और एक्सट्रीम कंडीशन से बचाता था।
मतलब हार्मफुल रेडिएशन मतलब सूरज का जो रेडिएशन है ना, हार्मफुल रेडिएशन है उससे बचाता था, और बाहर में और जो कंडीशन खराब कंडीशन है उससे बचाता था, ठीक है ना। और बोलता है कि शायद हो सकता है कि उसके मदद से फॉर्मेशन हुआ होगा फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन हो सकता है कि उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है ना, जिसके चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बन गया था, प्रोटेक्टिव कवर बन गया था, उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हो सकता है कि आज जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं वो बना हुआ होगा, है ना। क्या बना हुआ होगा? बैरियर दैट डिफाइन द सेल। बैरियर, वो सेल का बैरियर जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं एज अ सेल, ठीक है ना। प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बना होगा। प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कौन होता है भाई? सेल वॉल होता है या तो फिर सेल ऑर्गेनेल्स होता है ना, जिसको द बैरियर दैट डिफाइन द, है ना, सेल। और वो बैरियर हम लोग किस में डिफाइन करते हैं? सेल में डिफाइन करते हैं। तो इस तरीके से बोला कि भाई हो सकता है कि इस तरीके से सेल जो है वो बना हुआ होगा, ठीक है। क्या बोला ना कि हो सकता है जब गर्मी का जब मौसम होता है ना तो वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। अब वहाँ पर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसके चारों ओर जो है ना प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बन गया होगा, ऐसा अंदाजा लगाया गया कि बन गया होगा। उसके बाद फिर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ना, उसको हम लोग रिलेट करते हैं किससे? प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। किसको? प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन से रिलेट करते हैं जो सेल में होता है, जो सेल के बैरियर को दिखाता है, ठीक है ना। बोला ना कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना वो सेल से बना हुआ होता है, सेल से बना हुआ होता है ना। और सेल क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है ना, सबसे बेसिक लेवल जिस जो लाइफ एग्जिस्ट करता है, मतलब जिसमें भी जीवन है उसमें सबसे छोटा, सबसे बेसिक जो पार्ट है ना वो कौन है? सेल है। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, है ना, ईस्ट हो गया, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेल होता है, उसको हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर। क्या बोले ना भाई? कुछ कुछ ऐसा, है ना, क्या होता है? सेल होता है। कुछ कुछ ऐसा जीव होता है जिसमें एक सेल होता है ना, जैसे कि बैक्टीरिया, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर। एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। और बोला ना कि जबकि कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं, है ना, जैसे कि फिश हो गया, बर्ड हो गया, ह्यूमंस हो गया, है ना, ये मिलियनों सेल से मिलकर बना हुआ रहता है, उसको हम लोग कहते हैं मल्टी सेलुलर। क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर कहते हैं, है ना, जो एक साथ काम करता है ना। क्या करता है? एक साथ काम करता है। बोला ना कि बहुत सारा उसमें जो सेल रहता है ना वो एक साथ काम करता है। तो बोला कि उस तरह का जो सिमिलर सेल का ग्रुप होता है, सिमिलर सेल का ग्रुप होता है ना, जो एक जैसा काम करता है, एक जैसा काम करता है, एक जैसा काम करता है ना, उसको एक जैसा काम करता है ना, फंक्शन फॉर्म टिश्यू, एक जैसा काम करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। तो हम बोलें कि एक ही जैसा काम करने वाला सेल यदि वो ग्रुप बना लेता है और मिल करके कोई एक पार्टिकुलर फंक्शन करता है, कोई पार्टिकुलर टास्क करता है, कोई खास काम करता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं वो टिश्यू है। वो क्या बोलते हैं? उसको टिश्यू है ना। और जो अलग अलग टिश्यूज होते हैं, है ना, वो ऑर्गेनाइज जब हो जाते हैं तो बन जाता है ऑर्गन। क्या बन जाता है? ऑर्गन। जब अलग अलग टिश्यू है ना वो मिल जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है, तो क्या बन जाता है? ऑर्गन बन जाता है। और जब बहुत सारा जो ऑर्गन्स है ना वो एक साथ काम करता है तो एक साथ काम करके बना लेता है क्या? ऑर्गन सिस्टम। जब एक साथ काम करता है तो बन जाता है क्या? ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि नसल, पोर्स, नसल कैविटी, ट्रेचिया, लंग्स, ये सब क्या है? अलग अलग ऑर्गन है। और अलग अलग ऑर्गन से मिल करके बन जाता है ऑर्गन सिस्टम, यानी कि इस सभी से मिलकर बनता है क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम। किससे मिलकर बनता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, है ना। जब कभी भी, है ना, जो सेल्स होता है, ठीक है ना, वो ऑर्गेनाइज हो जाए किसमें? टिश्यू में, ऑर्गन में, ऑर्गन सिस्टम में। जब सेल होता है ना वो ऑर्गेनाइज होकर के ऑर्गन बन जाए, ऑर्गन टिश्यू बन जाए, ऑर्गन सिस्टम बन जाए, तो सेल जो होता है ना, वो
उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, है ना, उसमें जो फंक्शन कर रहा होता है और उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसका वो यूनिट होता है, उसका सबसे छोटा टुकड़ा होता है, क्योंकि उसी से तो मिलकर के बना हुआ है। जो अलग अलग काम कर रहा है ना, कुछ खास बनावट है, तो इसीलिए क्या बोला गया है, उसको फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए, तब भाई बोलता है ना, कि दिस मेक अस वंडर, ये हम लोग को आश्चर्य कर देता है कि कैसे छोटा सा जो सेल है ना, वो परफॉर्म करता है अलग अलग एक्टिविटीज़, अलग अलग एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म करता है, कैसे करता है ना। व्हाट आर द डिफरेंट, अलग अलग कौन सा कंपोनेंट्स होता है सेल के अंदर, ठीक है ना, और कैसे जो अलग अलग सेल्स होते हैं हम लोग बॉडी में, है ना, उस अलग अलग सेल से कम्युनिकेट करता है, कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करता है, ठीक है ना, एक दूसरे से कैसे मिलता है, ठीक है ना, अपने चीज़ों को एक्सचेंज करता है। इसके बारे में आज हम लोग पूरा इस चैप्टर में विस्तार करेंगे। तो चलिए भाई, है ना, स्टार्ट करते हैं हम लोग अगला टॉपिक, जिसका नाम है हाउ टू स्टडी सेल। हाउ टू स्टडी सेल, है ना। तो भाई चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बोला ना कि हम लोग सेल को स्टडी कैसे करते हैं, एकदम ध्यान समझना भाई। हो सकता है कि आपको जोर लगाना पड़ रहा होगा, लगा दो, लेकिन लाइन बाय लाइन एक बार अच्छे से सीख गए ना, तो यकीन मानो आप मेरा, है ना, आपको किसी भी टीचर का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा उसे समझने के लिए, है ना। बोलता है ना कि हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन के आई का उस एबिलिटी को, है ना, जो क्लोज ऑब्जेक्ट को, दो क्लोज ऑब्जेक्ट को, दो बहुत ही क्लोज ऑब्जेक्ट को, है ना, सेपरेट करके और अलग अलग करके देखने में हेल्प करता है ना। उस आंख की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, जो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग हम लोग दिखाता है, क्लियरली दिखाता है ना। तो बोला ना कि इमेजिन करो कि दो जो छोटा सा डॉट है ना, उसको एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर ड्रॉ किया गया है, ठीक है ना, और जो दोनों डॉट्स है ना, उसको तुम्हारे क्लोज में, तुम्हारे पास में ऐसे ले आया जा रहा है। देयर कम्स टू अ पॉइंट विच दे नो लॉन्गर बी सीन, एक समय ऐसा आएगा कि वो जो दोनों पॉइंट है ना, वो दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। व्हेन व्यूड फ्रॉम द 25 सेंटीमीटर, जब 25 सेंटीमीटर का जब दूरी आएगा ना, तो ऐसा लगेगा जो दोनों डॉट पास में बनाया हुआ है वो एक ही के ऊपर कोलाइड हुआ नजर आएगा, एक ही बिंदु आपको नजर आएगा, है ना। तो वो मिनिमम पॉइंट, है ना, वो मिनिमम दूरी जहाँ से आँख पूरा अच्छे से उसको देखना बंद कर देता है ना, या तो क्लियरली देखना बंद कर देता है, बिना तकलीफ सहे हुए दिखना बंद कर देता है ना, उसको हम लोग कहते हैं, है ना, क्या उसको हम लोग कहते हैं, है ना, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। क्या कहते हैं? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। बोलता है ना कि क्या बोला कि वो पॉइंट जहाँ पर वो सिंगल पॉइंट दिखना स्टार्ट कर देता है ना, उसको कहा जाता है क्या? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। क्या बोला जाता है? जिस पॉइंट के बाद, है ना, अलग अलग दिखना बंद हो गया, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। क्या बोलते हैं? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। और ह्यूमन आई का जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है ना, वो कितना होता है? 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर के सेपरेशन पर कोई दो पॉइंट रहेगा और हम लोग देखेंगे तो लगेगा कि वो सिंगल पॉइंट है। क्या है? सिंगल पॉइंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग, है ना, थोड़ा सा करते हैं बहुत ही डीप में बात। क्या बोलते हैं ना, सेल जो होता है ना, सो इतना छोटा होता है ना, कि हम लोग अनएडेड, मतलब बिना किसी मशीन के, बिना आँख में किसी चीज़ को लगाए हुए नहीं देख पाएंगे, है ना। ये जो है ना, सो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को रेज करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को उठाता है कि हम लोग सेल को तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन कैसे सेल का जो बायोलॉजिस्ट है ना, वो स्टडी किया होगा उसका स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को कैसे स्टडी किया होगा, सेल के स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को कैसे स्टडी किया होगा। तो बोलते हैं ना कि बहुत ही छोटा है ना, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो
आँख का है, ह्यूमन आई का जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है उससे बहुत छोटा है, कैसे स्टडी किया होगा? तो इसके बारे में एक झलक, क्या बोलते हैं ना कि आप पढ़े हैं, है ना, किसके बारे में? कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़े हैं। किसके बारे में? कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। और जो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है ना, ये तो फिर लेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है, अलग अलग जो लेंसेज है वो कंबाइन हो जाता है ना, तो क्या करता है वो, क्या करता है वो होता है ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, या तो फिर आई पीस होता है जिसको यूज़ किया जाता है मैग्निफिकेशन के लिए। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा साइज करके देखना हो ना, तो कॉन्वेक्स लेंस का या तो फिर कॉम्बिनेशन ऑफ जो लेंसेज होता है उसको हम लोग कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? हम लोग जो माइक्रोस्कोप है उसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसमें, और जो आई पीस होता है उसमें यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो भाई ये था हम लोग का पूरी बातें, है ना। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं फन पॉइंट पर, आपको मज़ा आने वाला है ना। यहाँ से टोटल का टोटल एकदम आपको, है ना, अब यहाँ से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बच्चा भी यहाँ से अच्छे से चीज़ें सीख लेगा। चलो भाई, क्या बोलता है ना, तो रॉबर्ट हुक जो था ना, सो पहला पर्सन था जो सेल को ऑब्जर्व किया था, सेल को देखा था 65 में, है ना। और वो देखा था सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप की मदद से, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप की मदद से, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप की मदद से 1665 में सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया था, है ना। और जो माइक्रोस्कोप उसका था, है ना, वो 200 से 3x का मैग्निफिकेशन था, मतलब 200 से 300 गुना ज़्यादा वो मैग्नीफाई कर सकता था, है ना। जब वो एग्जामिन किया, कहाँ से? वाइल एग्जामिनिंग थीन स्लाइस ऑफ कॉर्क, कॉर्क का बहुत पतला स्लाइस से वो ऑब्जर्व कर रहा था। मतलब कॉर्क मतलब, है ना, कॉर्क मतलब प्लांट का, पौधा का जो छाल होता है उसके अंदर में बहुत पतला लेयर होता है ना। या तो प्लांट के जो छाल होता है उससे प्राप्त किया जाता है बहुत पतला स्लाइस, बहुत पतला, है ना, पील, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्क। उससे स्टडी किया तो देखा कि बहुत छोटा छोटा बॉक्स के जैसा कंपार्टमेंट है ना, उसको वो नेम दिया सेल। क्या बोला ना, जब देखा ना माइक्रोस्कोप से देखा तो बहुत छोटा छोटा कंपार्टमेंट सा उसको दिख रहा था, बहुत छोटा छोटा कंपार्टमेंट सा उसको दिख रहा होता, उसको वो नाम दिया सेल। स्कूल के लेबोरेटरीज में, है ना, लाइट माइक्रोस्कोप को यूज़ किया जाता है ना, ऑब्जेक्ट्स को, है ना, ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट यूजिंग, है ना, माइक्रोस्कोप। तो भाई बोला ना कि स्कूल में, है ना, क्या किया जाता है ना, माइक्रोस्कोप की मदद से चीज़ों को देखने में मदद करता है, चीज़ों को देखने में, है ना, चीज़ों को देखने के लिए यूज़ किया जाता है ना। बोला ना कि जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा कि अलग अलग जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज है उससे अलग अलग चीज़ों को देखने में मदद करता है ना। ठीक है, बोलता है ना, टू अचीव, है ना, बेटर रेजोल्यूशन, बेटर मैग्निफिकेशन, अच्छा मैग्निफिकेशन उत्पन्न हो, ज़्यादा बड़ा उस ऑब्जेक्ट के साइज को देख सके, है ना, तो रेजोल्यूशन अंडर द विजिबल लाइट। तो क्या करना पड़ता है भाई, ऐसा जगह हो कि लाइट वहाँ पर प्रॉपर पड़े, है ना, वहाँ पर इसको रखना पड़ता है। एक्सप्लोर करना है अलग अलग पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के जो अलग अलग पार्ट है ना, वहाँ पर देखना है जो आपके स्कूल के लेबोरेटरी में है। ठीक है ना। और क्या करना है ना, जो अलग अलग बहुत छोटा छोटा जो चीज़ है उसके स्ट्रक्चर को देखना है ना, अलग अलग मटेरियल का। तो बोलते हैं ना कि माइक्रोस्कोप से, ठीक है ना, जब आप देखोगे तो आप देखोगे क्या, मैग्नीफाइड इमेज आपको दिखेगा, उस ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड इमेज दिखेगा, बड़ा ऑब्जेक्ट दिखेगा, है ना। कैन यू एस्टिमेट इट्स एक्चुअल साइज, और उसको जो मैग्नीफाइड इमेज दिख रहा है आपको, क्या उसको देख करके आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि क्या कितना छोटा वो जो ऑर्गेनिज्म है वो होगा, कितना छोटा वो ऑर्गेनिज्म होगा। तो भाई आप देख लो, है ना, ये है ना आई पीस, जहाँ से हम लोग आँख से देखते हैं। यहाँ पर होता है कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, एडजस्ट करने के लिए होता है, ठीक है ना। और ये है बॉडी ट्यूब बोलते हैं, है ना। और ये होता है यहाँ पर, है ना, क्या, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। मिरर यहाँ पे लगा हुआ रहता है
ठीक है ना। ये तो बेस दिख रहा है, ये हैंडल दिख रहा है ना, और ये है फाइन एडजस्टमेंट कोर्स, ठीक है ना। तो एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, एडजस्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो भाई ये सब यहाँ पर है। चलो आगे चलते हैं हम लोग, है ना। यहाँ से ये एक्टिविटी को, है ना, अब देखना यार, है ना, एक्टिविटी को हम लोग देखना, है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, ज़बरदस्त तरीके से। चलो यहाँ से स्ट्रक्चर ऑफ सेल से चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तो बोला ना स्ट्रक्चर ऑफ सेल में कि आप पढ़ चुके हैं कि जो सेल होता है ना, वो ऑर्गेनाइज होता है स्पेशलाइज्ड, है ना, टिश्यू के रूप में। जो सेल होता है ना वो क्या होता है, मिल करके ग्रुप बना के कोई स्पेशल काम करने के लिए, है ना, बन जाता है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यू कहते हैं, बोलते हैं ना। जो सेल्स होता है ना वो ऑर्गेनाइज हो जाता है और क्या बन जाता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू बन जाता है ना। या तो फिर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन बन जाता है, कोई खास ऑर्गन बन जाता है ना। या तो और सभी एक साथ मिल करके, है ना, कोई खास काम करता है बॉडी के अंदर, ठीक है। बोला ना कुछ जो सेल्स होते हैं, है ना, क्या करते हैं, फॉर दीज सेल्स के लिए, है ना, क्या करने के लिए, टू फंक्शन एज ए यूनिट, पूरा मिल करके जितना भी सेल्स है मिल करके एक खास यूनिट, सब मिल करके एक साथ काम करने के लिए, है ना, दे मस्ट बी एबल टू इंटरैक्ट विथ वन अनदर। एक सेल दूसरे सेल से इंटरैक्ट करेगा तभी तो एक साथ मिलकर काम करेगा। तो एक साथ मिलकर काम करने के लिए इंटरैक्ट होना जरूरी है ना। और फिर विद देयर सराउंडिंग, मतलब उसके आसपास चारों तरफ जो चीज़ें हैं उससे इंटरैक्ट करें। ये, है ना, जो इंटरैक्शन होता है, ठीक है ना, कहाँ पर, सेल बाउंड्री में होता है। कहाँ पर होता है, सेल बाउंड्री पर होता है कि एक सेल है दूसरा सेल है वो इंटरैक्ट करे एक दूसरे से। तो वो इंटरैक्शन कहाँ पर होता है, सेल बाउंड्री में होता है ना। जब जो सब्सटेंसेस होता है ना, वो मूव करता है ना, एक सेल से दूसरे सेल में, है ना। तो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है ना, उससे मूव करता है। एक सेल है दूसरा सेल है ना, तो उन लोग दोनों के बीच में कुछ कनेक्शंस होता है जिससे, है ना, एक सेल से दूसरे सेल में जो मटेरियल है आदान प्रदान होता है, एक दूसरे में जाता है ना। सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म में भी, है ना, मटेरियल का एक्सचेंज होता है और वो भी क्या करता है, एनवायरनमेंट से रिस्पॉन्ड करता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। किसके थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, है ना। मल्टीसेलुलर में भी इन्वायरमेंट के साथ वो इंटरैक्ट करता है। इन्वायरमेंट से जो मटेरियल होता है, इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है, वो अंदर जाता है जैसे कि ऑक्सीजन। और फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है सेल का इंटरैक्शन दूसरे सेल के साथ भी और फिर इन्वायरमेंट के साथ भी, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं, हम लोग चलते हैं, है ना, किसके बारे में, ज़बरदस्त तरीके से सीखेंगे, है ना, किसके बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। क्या होता है ना, सेल मेम्ब्रेन। तो बोलो ना कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, यूनिवर्सल फीचर्स ऑफ द सेल। सेल का यूनिवर्सल फीचर मतलब जितना भी तरह का सेल होगा सब में सेल मेम्ब्रेन होगा ही होगा। इसीलिए क्या बोला गया है, बोला गया सेल का ये क्या है, यूनिवर्सल फीचर है। मतलब सभी तरह का सेल में होगा, चाहे प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, किसी भी तरह का सेल हो, सब में सेल मेम्ब्रेन तो होगा ही होगा। तो क्या बोला ना कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, बहुत पतला बाउंड्री होता है ना, जो सेल के चारों ओर होता है और प्रोटेक्ट करता है ना, उसके अंदर के कंटेंट को, उसके अंदर के कंटेंट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ना। बोलता है ये डिफाइन करता है इंडिविजुअलिटी ऑफ द सेल। एक सेल दूसरा सेल से अलग अलग रहे, इंडिविजुअल होकर के रहे, अलग अलग करके रहे, इसको ये क्या करता है, डिफाइन करता है ना। एंड इसको दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम भी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका दूसरा नाम है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, सेल मेम्ब्रेन होता है उसको सिलेक्टिव परमिएबल कहा जाता है। बोला जाता है वो सिलेक्टिव परमिएबल होता है ना। इसका मतलब ये हुआ है ना कि एलाउ करता है कुछ सब्सटेंसेस को पास होने के लिए, है ना, किसके थ्रू, है ना, मेम्ब्रेन के थ्रू, है ना। और जबकि ब्लॉक करता है
कुछ अदर्स मटेरियल्स को, है ना, कुछ मटेरियल को अंदर आने के लिए अलाउ करता है, कुछ मटेरियल को, है ना, क्या कर देता है, अंदर आने नहीं देता है, ब्लॉक कर देता है। यू हैव लर्नड, आपने ये पढ़ा है कि कैसे ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, है ना, आर पार होता है ना, अंदर बाहर जाता है ना। पढ़े हैं, है ना, आप लोग कि लंग्स में, है ना, जो ऑक्सीजन है कैसे ब्लड में मिल जाता है, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है कैसे बाहर निकल जाता है ना। कैसे जो स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का, है ना, किसके अंदर, एल्वोली का जो सेल होता है उसके अंदर, है ना, क्या करता है, जो सब्सटेंसेस हैं ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट होने में हेल्प करता है। भाई क्या होता है, क्या हो रहा है ना, सेल मेम्ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। क्या होता है, लंग्स में एल्वोली होता है, और उस एल्वोली में क्या होता है ना, गैसियस एक्सचेंज होता है। जो लंग्स में जो, है ना, ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन रिच एयर जाता है ना, तो ऑक्सीजन क्या होता है, ब्लड में डिफ्यूज होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वहाँ से रिलीज आउट होता है। तो ये होने का काम जो करवाता है ना, वो करता है सेल मेम्ब्रेन। कौन करवाता है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, बहुत है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। इस एक्टिविटी को देख लेना, इस एक्टिविटी में बहुत ही आसान है ना। क्या बोलता है ना कि भाई एक बीकर ए है, एक तो बीकर बी है, ठीक है ना। दोनों में शुरुआत में, है ना, क्या लिए, दोनों आलू का एक एक स्लाइस लिए, ठीक है ना, क्या लिए, एक एक स्लाइस लिए, और एक था, है ना, वाटर, और दूसरा था कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। दोनों को उसमें डाल दिए, तो जो पानी था उसमें डालेंगे तो उसका साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी जो है ना, वो सेल के अंदर, उस आलू के अंदर कम है, तो सेल अंदर चल जाए, सेल के अंदर पानी चला जाएगा, है ना, एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर को। और फिर जब नमक का या तो फिर शुगर का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन रहेगा ना, तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में पानी की मात्रा कम है, और फिर उस आलू के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो पानी वहाँ से आलू के अंदर जो है वो बाहर निकल जाएगा, इसलिए क्या हो जाता है, छोटा रह जाता है। इस एक्टिविटी को देख लेना यार। चलिए आगे चलते हैं, एक्टिविटी के थोड़ा सा पार, ठीक है ना, एक्टिविटी के थोड़ा पार। तो भाई यहाँ से चलते हैं, है ना। हाँ, यहाँ से तो भाई दो जो समझना है, क्या होता है ना कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, है ना, कि उसमें जो चेंजेज हो रहा था उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे बीकर ए से और बीकर बी में। क्या हुआ ना कि जब पोटैटो जब पीस ए बीकर ए में था उसका वो क्या हो गया, बढ़ गया, जबकि, है ना, जो वेट है पोटैटोज पीस का बीकर बी में वो कम हो गया। ये इसलिए हुआ, है ना, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन रहता है वो वाटर को क्या करता है ना, मूव करने के लिए अंदर और बाहर, सेल के अंदर और बाहर मूव करने के लिए अलाउ करता है, जबकि शुगर को या तो फिर सॉल्ट मॉलिक्यूल को अंदर या बाहर जाने का अलाउ नहीं करता है। सेल वॉल है, वो पानी तो अलाउ करता है अंदर जाने के लिए, लेकिन सॉल्ट मॉलिक्यूल को या तो फिर, है ना, जो शुगर मॉलिक्यूल है उसको अंदर आने के लिए अलाउ नहीं करता है। इसलिए बोला गया है कि जो सेल होता है ना वो सिलेक्टिव परमिएबल होता है। देखिए यहाँ पर वाटर को अंदर आने के लिए अलाउ कर दिया, लेकिन जो शुगर सॉल्यूशन है, शुगर का जो पार्टिकल है उस चाहे या तो फिर, है ना, जो नमक का पार्टिकल है उसको अंदर आने के लिए अलाउ नहीं किया। तो वाटर मूव कर गया, है ना, मूव फ्रॉम द एरिया मोर वाटर एंड लेस सॉल्यूट टू एरिया विद द लेस वाटर एंड मोर सॉल्यूट। इसलिए पानी जो है ना, इसलिए जो पानी होता है ना सो किधर मूव कर गया, है ना, जिधर पानी किधर मूव करता है, सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट है और फिर सॉल्वेंट है ना। सॉल्यूट यदि कम है और सॉल्वेंट पानी ज़्यादा है ना, सॉल्यूट कम है पानी ज़्यादा है
है ना। तो हमेशा जो मूवमेंट होता है वो किधर से होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। जिधर पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगा उधर से कम की तरफ, ठीक है ना। और वो तब तक होता रहेगा मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, तब तक फ्लो होता रहेगा, है ना, जब तक दोनों का कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए, है ना। ये जो मूवमेंट है वाटर का, है ना, सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, इसी को हम लोग बोलते हैं ओस्मोसिस। क्या बोलते हैं, है ना, ओस्मोसिस। क्या बोले ना कि क्या बोले, है ना, कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर पानी का जो मूवमेंट होता है, ठीक है ना, सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, सेलेक्टिव परमेएबल, है ना, मेम्ब्रेन के थ्रू, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ओस्मोसिस। क्या कहते हैं, ओस्मोसिस। आपने पढ़ा है बहुत सारा एक्टिविटी, है ना, वहाँ पर क्या होता है ना, जैसे कि ओस्मोसिस में पढ़े होंगे, है ना, क्या होता है ना भाई ओस्मोसिस में, है ना। तो समझाया आप लोगों को। अब थोड़ा सा बताना है हम लोग को, क्या है ना, डिफ्यूज़न के बारे में। बोला ना कि आप पढ़े होंगे कि क्या, कि जो डाई है वो पानी में कैसे फैल जाता है, पानी में कलर को डाले चारों तरफ से कैसे फैल जाता है। पढ़े होंगे कि हवा में जो अगरबत्ती है वो बहुत तेज़ी से कैसे फैलता होगा, ठीक है ना। वो इसलिए होता है ना, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर अगरबत्ती जल रहा है वहाँ पर उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है और आसपास में कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ क्या हो जाता है, फ्लो कर जाता है ना। इसीलिए उस चारों तरफ क्या हो जाता है, वो उसका जो महक है फैल जाता है। बोला ना कि डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन इज नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल का मूवमेंट होता है, डिफ्यूजन में क्या होता है, पार्टिकल का मूवमेंट होता है। जिधर ज़्यादा रहता है ना, उधर से कम कंसंट्रेशन की ओर। अगरबत्ती जला रहे हैं कोना में, तो वहाँ पर अगरबत्ती का जो धुआं है, अगरबत्ती का जो पार्टिकल निकल रहा है ना, धुआं के फॉर्म में वो वहाँ पर ज़्यादा है और आसपास में है कम, तो ज़्यादा से कम की तरफ क्या होगा, फैल जाएगा, है ना। तो ये कहलाता है क्या, है ना, क्या डिफ्यूजन कहलाता है। क्या कहलाता है, डिफ्यूजन, ठीक है। और ये बिना मेम्ब्रेन के होता है, ये मेम्ब्रेन के बिना होता है। यदि मेम्ब्रेन के बिना होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर पार्टिकल्स का मूवमेंट, तो हम लोग बोलेंगे कि डिफ्यूजन हो रहा है। और मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, मेम्ब्रेन से हो करके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर वाटर का मूवमेंट होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग ओस्मोसिस। क्या कहते हैं, ओस्मोसिस कहते हैं, ठीक है ना। तो ओस्मोसिस क्या होता है ना, डिफ्यूजन है। ओस्मोसिस एक तरह का क्या है ना, ओस्मोसिस एक तरह का क्या चीज़ है, डिफ्यूजन है पानी में, है ना, सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है ना। तो भाई बोले ना डिफ्यूजन समझो कि बहुत बड़ा और ओस्मोसिस समझो कि पार्ट है डिफ्यूजन का। तो बोला ना कि ओस्मोसिस क्या है, एक तरह का डिफ्यूजन होता है ना, जिसमें पानी क्या होता है ना, सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करता है। प्लांट में जो वाटर सॉइल से इंटर करता है रूट के सेल के अंदर, इसी ओस्मोसिस के प्रोसेस से। भाई क्या होता है ना, मिट्टी में जड़ फैला हुआ, रूट हेयर फैला हुआ है, रूट हेयर है ना, आसपास मिट्टी है, तो मिट्टी में क्या रहता है, पानी की मात्रा ज़्यादा रहता है और रूट के अंदर रहता है कम। तो इसी डिफ्यूजन के प्रोसेस से, है ना, इसी ओस्मोसिस के प्रोसेस से मिट्टी में जो ज़्यादा पानी रहता है उससे डिफ्यूज होकर के वो आ जाता है प्लांट के रूट के अंदर, ठीक है। चलिए बहुत सही है ना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है ना। ये समझ लेना बहुत जरूरी है। सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ, है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर बोलता है ना, मीडियम, है ना, और फिर ये मीडियम। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, तो भाई बोले ना कि याद रखना, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कोई एक सेल है, पोटैटो मान लो, और एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना, उसमें उसको डालें, उस सेल को उसमें डालें और उसके, है ना, सेल के साइज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। क्यों नहीं प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जितना, है ना, जितना
पार्टिकल्स उस सेल के अंदर जा रहा है ना, उतना ही पार्टिकल सेल से बाहर निकल जा रहा है, तो नेट मूवमेंट हो गया 0, है ना। इसीलिए सेल के साइज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। और किसको हम बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भाई, सेल को हम लोग डालें उस सॉल्यूशन में और सेल क्या हो गया, उसका साइज बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि सेल में पानी की मात्रा कम था और उस सॉल्यूशन में पानी की मात्रा ज़्यादा था, तो पानी क्या हो गया, सेल के अंदर क्या हो गया, है ना, ओस्मोसिस होकर के चला गया, है ना। तो सेल क्या हो गया, फूल जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जस्ट उल्टा, सेल को डालेंगे, यदि वो श्रिंक कर गया तो बोलेंगे कि वो जो उसमें सॉल्यूशन था वो कैसा सॉल्यूशन था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। चलो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना, यहाँ से ध्यान देने वाली बात है ना, ज़बरदस्त तरीके से क्या बोला ना कि भाई यदि देखा जाए, स्ट्रक्चरली देखा जाए, स्ट्रक्चर को देखा जाए, है ना, तो बोलता है ना जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, बहुत ही पतला होता है, लगभग, है ना, 7 से 10 नैनोमीटर का होता है। कितना होता है भाई, 7 से 10 नैनोमीटर का होता है, ठीक है ना। और थिकनेस में देखा जाए, है ना, तो लगभग 1 नैनोमीटर का होता है, ठीक है ना। बोलता है ना ये बना हुआ होता है लिपिड से। किससे बना हुआ होता है, फैट से बना हुआ होता है ना, और प्रोटीन से बना हुआ रहता है। भाई जो सेल मेम्ब्रेन का बात हम लोग कर रहे हैं ना, वो किससे बना हुआ रहता है, लिपिड से, यानी कि फैट से और प्रोटीन से बना हुआ रहता है, ठीक है ना। और फ्लूइड मोजाइक मॉडल एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर। जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है उसको किससे एक्सप्लेन किया गया है, एक प्रैक्टिकल मॉडल बनाया गया है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब फ्लूइड मोजाइक मॉडल को अच्छे से पढ़ते हैं, है ना। बोलता है ना जो मेम्ब्रेन है ना, उसमें लिपिड का बाई लेयर होता है, 2 ठो लेयर होता है ना, जिसमें क्या होता है, स्पेशल फैट मॉलिक्यूल्स होता है ना, और उसके साथ उसमें क्या होता है, वाटर अट्रैक्टिंग हेड होता है ना। बाहर के तरफ क्या होता है ना, वाटर क्या होता है ना, बाहर की तरफ वाटर अट्रैक्टिंग हेड टू वर्ड आउटवर्ड। जो वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट होता है ना, वो क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ क्या होता है ना, वाटर, है ना, वाटर को अट्रैक्ट करने वाला पार्ट होता है, वाटर को अट्रैक्ट करने वाला पार्ट होता है ना, बाहर की ओर, ठीक है ना। और बोलता है ना वाटर अट्रैक्टिंग, और बोलता है ना वाटर रिपेलिंग टेल जो होता है वो अंदर की ओर होता है। देखो, है ना, जो टेल वाला पार्ट है वो अंदर की रहता है, रिपेल करने वाला, मतलब ये पानी को पसंद करता है ना, तो क्या रहेगा, वो ऊपर की ओर रहेगा हेड, और पानी जो पसंद नहीं करता है वो रहेगा अंदर की ओर हेड, ठीक है भाई। बोलो ना कि अंदर में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, लिक्विड मटेरियल होता है, तो जो पानी को पसंद करेगा उसका हेड क्या रहेगा, नीचे की ओर रहेगा, और जो पानी पसंद नहीं करता है उसका हेड क्या होगा, ऊपर की ओर होगा, है ना। ये कुछ बातें था किसके अंदर, फ्लूइड मोजाइक मॉडल के अंदर। क्या बोले ना भाई, लिपिड का 2 लेयर होता है ना, जिसमें है ना, उसमें अंदर जो दोनों लेयर है ना, उसके अंदर कुछ पार्ट वाटर रिपेलिंग होता है और कुछ वाटर अट्रैक्टिंग होता है, वाटर को पसंद करने वाला और वाटर को नहीं पसंद करने वाला। तो अंदर वाला पार्ट रहता है, अंदर वाला पार्ट वो वाटर, है ना, अट्रैक्टिंग होता है, तो उसका हेड, है ना, इस साइटोप्लाज्म के तरफ होता है। जो पानी को पसंद नहीं करता है उसका हेड, है ना, बाहर की तरफ रहता है। क्या रहता है, बाहर की तरफ रहता है ना, साइटोप्लाज्म के बाहर की तरफ रहता है, ठीक है ना। और बोलता है ना कि विथ प्रोटीन इम्बेडेड इन देम, और उसके बीच में, है ना, उसके बीच में ये प्रोटीन जो रहता है ना, सो इम्बेडेड रहता है, उसके बीच में प्रोटीन ये सब रहता है, क्या रहता है, घुसा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ मॉडल था किसका, है ना, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो सिंगर और निकल्सन ने दिया था, सिंगर और निकोल्सन ने दिया था। भाई इसके बारे में थोड़ा और बात करें ना, है ना, तो बोलता है ना कि जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो क्या करता है, साइड वे मूव कर सकता है,
फ्लिप कर सकता है, रोटेट कर सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विद इन द मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन के ऊपर है ना क्या कर सकता है, वो रोटेट मूव कर सकता है, फ्लिप कर सकता है ना। ये बोल रहा है ना, ये एक मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर है ना क्या हो सकता है, ये है ना फ्लिप कर सकता है, रोटेट कर सकता है। कौन रोटेट कर सकता है ना, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं है ना, उस मेम्ब्रेन के ऊपर स्लाइड कर सकता है, रोटेट कर सकता है, फ्लिप कर सकता है। प्रोटीन जो होता है उस मेम्ब्रेन में है ना, वो गेटकीपर के जैसा काम करता है और हेल्प करता है सब्सटेंस को है ना पास करने में। जो प्रोटीन होता है ना वो गेटकीपर के जैसा काम करता है, ठीक है ना। प्रोटीन क्या करता है ना, प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन, इस सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है, ठीक है ना, वो गेटकीपर के जैसा काम करता है और हेल्प करता है ना सब्सटेंसेस को पास करने में हेल्प करता है, ठीक है। चलो भाई है ना, समझ में आ गया कि भाई ये जो होता है प्रोटीन है ना, इसके अंदर प्रोटीन होता है ना, वो क्या करता है, सब्सटेंसेस को पास करने में मदद करता है। अब भाई चूंकि ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो अरेंज रहता है एकदम टाइल्स के जैसा, मोजाइक के रूप में है ना, क्या रहता है, टाइल्स के जैसा है ना, एकदम अरेंज रहता है। टाइल्स के जैसा क्या रहता है ना, अरेंज रहता है। टाइल्स के जैसा क्या रहता है ना, अरेंज रहता है, ठीक है ना। इसी के लिए उसको बोला गया है मोजाइक, है ना, एक खास डिज़ाइन में क्या रहता है, अरेंज रहता है। इट इज़ कॉल्ड है ना मोजाइक मॉडल। इसको मोजाइक मॉडल इसलिए कहा गया है कि कोई के खास पैटर्न में अरेंज रहता है, ठीक है ना। चलो, जितना भी लिविंग सेल है वो कम्युनिकेट करता है, जितने भी लिविंग सेल्स है वो कम्युनिकेट करता है ना, मतलब इंटरेक्ट करता है सराउंडिंग के साथ, अपने आसपास में जो चीज़ें हैं उसके साथ इंटरेक्ट करता है। देयर नेबरिंग सेल, मतलब एक सेल है, उसके पास वाला जो सेल है उससे भी इंटरेक्ट करेगा, इन्वायरमेंट से भी इंटरेक्ट करेगा, ठीक है ना। किसके थ्रू इंटरेक्ट करता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू करता है ना। जो सेल होता है ना प्लांट का, फंगी का है ना, बैक्टीरिया का, उसमें एडिशनल एक ठो लेयर होता है सेल के चारों ओर, है ना। सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर एक एडिशनल मेम्ब्रेन होता है, उसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल। किसमें है ना, ध्यान रखिएगा, फंगी में, बैक्टीरिया में, और प्लांट सेल में। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन होता है, उसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। चलो इस एक्टिविटी को छोड़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग डिटेल पढ़ते हैं अब, है ना, किसके बारे में, है ना, सेल वॉल के बारे में। किसके बारे में, सेल वॉल के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बोला ना कि जनरली क्या होता है, जो प्लांट होता है ना, वो मूव नहीं कर सकता है प्लेस टू प्लेस मूव नहीं कर सकता है। इसीलिए उसको रिजिड स्ट्रक्चर, कठोर स्ट्रक्चर का जरूरी होता है, ताकि वो खड़ा रह सके इन्वायरमेंटल के स्ट्रेस में भी। जब हवा चले है ना तब भी खड़ा रह सके, हवा चले तभी खड़ा रह सके, वर्षा हो तभी खड़ा हो सके। तो बोला ना कि भाई जनरली प्लांट जो है ना सो मूव नहीं करता है, तो उसको एक जगह पर खड़ा रहने के लिए क्या चाहिए होगा, है ना, एक जगह पर खड़ा रहने के लिए, है ना, मजबूती से खड़ा रहने के लिए, ताकि हवा भी चले तो वो हिले ना, बारिश भी हो तभी उसको कोई दिक्कत ना हो, है ना। जो प्लांट है उसको ज़रूरी होता है ना, एक और एडिशनल कवरिंग बाहर में, सेल मेम्ब्रेन के बाहर में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, है ना। सेल मेम्ब्रेन के बाहर में एक और मजबूत लेयर का ज़रूरी होता है, ताकि जब तूफान भी आए तो प्लांट एकदम सीधा खड़ा रहे, ठीक है ना, उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो सेल वॉल इसलिए होता है, ठीक है। बोला ना कि सेल वॉल जो होता है ना, वो हेल्प करता है पत्तों को, फ्लावर्स को, है ना, क्या करने में, रिमेन फिर्म, एकदम सीधा रहने में मदद करता है, अटैच रहने में मदद करता है, और वो अपना शेप को बनाए रखने में मदद करता है सेल वॉल। प्लांट का सेल जो होता है ना, उसको खास स्ट्रक्चर बनाए रखने में सेल वॉल हेल्प करता है, और हेल्प करता है प्लांट को सीधा खड़ा रहने में। हालांकि क्या होता है, कठोरता प्रदान करता है सेल वॉल, है ना। सेल वॉल क्या होता है, कठोर होता है लेकिन परमिएबल होता है, मतलब परमिशन दे देता है जिसको मन है उसको अंदर आने के लिए, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि पानी
और कुछ डिजॉल्व मिनरल्स भी क्या कर सकता है ना, सेल वॉल के थ्रू पास हो सकता है ना। उसके साथ साथ है ना सिलेक्टिव परमिएबिलिटी जो सेल का होता है, सेल मेम्ब्रेन में जो तो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी होता है भाई, वो सिलेक्ट करेगा इंपॉर्टेंट मटेरियल को अंदर आने के लिए, है ना, सिलेक्ट करेगा कि कौन मटेरियल अंदर आएगा, कौन मटेरियल अंदर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो परमिएबिलिटी जो होता है सेल का, वो क्या करता है, सेल वॉल का जो परमिएबिलिटी है, सेल वॉल को है ना इतना जो क्षमता है कि किसको अंदर आने देना है नहीं देना है, वो जो क्षमता है ना, वो हेल्प करता है प्लांट रूट को पानी ऑब्जर्व करने में और साथ ही साथ है ना सॉइल से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में। यदि देखो सेल वॉल यदि सेलेक्टिव परमिएबल हो जाता तो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता प्लांट, इसीलिए ये सिलेक्टिव परमिएबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परमिएबल है, जिसको मन है उसको अंदर आने के लिए अलाउ कर देता है, लेकिन एक खास साइज वाले पार्टिकल्स को, उस खास साइज से बड़ा यदि पार्टिकल होगा तो उसको अंदर आने के लिए अलाउ नहीं करेगा। चलो भाई, है ना, तो बोलो ना, वेन वी प्लेस है ना रियोलीफ इन और ओनियन पिल इन द कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन में यदि हम लोग प्याज का जो पत्ता है, प्याज को जो छिलका है, प्याज का एक पील को हम लोग रखते हैं, है ना, तो क्या कर देता है, लूज वाटर, है ना, पानी वहाँ से निकल जाता है, जबकि सेल डू नॉट श्रिंक इन साइज, उसका साइज छोटा नहीं होता है। साइज छोटा इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो क्या होता है, रिजिड होता है, कठोर सेल है, कठोर सेल है, और अपना सेल वॉल के वजह से वो अपना शेप को बनाए रखता है। क्या बोले ना कि यदि प्याज छिलका को लो और उसको कंसंट्रेटेड है ना शुगर सॉल्यूशन में डाल भी दो तो क्या होगा, पानी तो लूज हो जाएगा लेकिन उसके स्ट्रक्चर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके बाहर में क्या है, सेल वॉल है जो उसको शेप को बनाए रखेगा, उसको शेप को बिगड़ने नहीं देगा। इससे ये दिखाता है कि सेल वॉल हेल्प करता है प्लांट सेल को, है ना, मजबूती प्रदान करने में और फिर ओरिजिनल शेप को बनाए रखने में। जो एनिमल सेल्स होता है, जैसे कि है ना चीक सेल्स हो गया, जो गाल में सेल होता है वो, है ना, उसमें सेल वॉल नहीं होता है, इसीलिए जब उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में डालेंगे तो पानी को लॉस कर देता है और वो श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो भाई साहब समझ में आ ही गया होगा कि क्या बोलना चाहता है, ठीक है ना। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, इसीलिए उसको यदि आप शुगर सॉल्यूशन में डालोगे तो वाटर तो लॉस हो जाएगा लेकिन उसका आकार बिगड़ेगा नहीं, लेकिन एनिमल सेल को यदि उसमें डालोगे, कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में डालोगे तो उसका शेप बिगड़ जाएगा भाई, है ना, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, है ना। तो विदाउट रिजिड सेल वॉल, यदि रिजिड सेल वॉल नहीं है तो एनिमल सेल, है ना, कैन चेंज शेप इजिली। क्या भाई, यदि उसमें सेल वॉल है ही नहीं एनिमल सेल में तो अपना आकार को बदल सकता है। दिस सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट, और यही जो गुण है ना प्लांट सेल के अंदर कि अपना शेप को बदल सकता है ना, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना सपोर्ट करता है ओवरऑल मूवमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू को वर्क करने में मदद करता है ना, उसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है। सोचो ना, यदि हम लोग के अंदर जो सेल है ना पूरा कठोर रहे तो भाई हम लोग चल फिर पाएंगे, हम लोग बॉडी को मूव कर पाएंगे, दिक्कत हो जाएगा भाई, ठीक है ना। जो प्लांट सेल है, जो प्लांट सेल वॉल होता है ना, वो क्या होता है, प्राइमरीली किससे बना हुआ रहता है, मुख्यतः किससे बना हुआ रहता है, सेलुलोज से बना हुआ रहता है, और अलग उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है, कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ रहता है ना। उसमें क्या होता है, बहुत सारा ग्लूकोज होता है, बहुत सारा जो ग्लूकोज का यूनिट होता है वो एक दूसरे से लिंक्ड रहता है। सेलुलोज से बना हुआ होता है सेल वॉल, है ना। और सेलुलोज जो होता है हम लोग खाना में क्या करता है ना, रफेज के जैसा काम करता है, वो बॉडी के अंदर फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है सेलुलोज, है ना। और ये क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है,
कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगी हो गया और फिर है ना बैक्टीरिया हो गया, वो उसमें सेल वॉल होता है, इसलिए होता है ताकि वो प्रोटेक्शन दे सके स्ट्रक्चरल सपोर्ट को सेल के। भाई है ना, जो बैक्टीरिया है और फंगी है उसमें भी सेल वॉल होता है, लेकिन वो सेल वॉल इसलिए होता है ताकि उसके स्ट्रक्चर को बनाए रखे, है ना, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको मजबूत बनाए रखे, है ना, उस सेल को मजबूत बना करके रखे, मजबूती प्रदान करे। ठीक है ना भाई। चलो अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं यहाँ पर, है ना, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं भाई, ध्यान से देखना, मज़ा आएगा। क्या बोलता है ना, सेल के अंदर, ठीक है ना, अ कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम, सभी जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो एक साथ मिल करके कैसे काम करता है इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, आपने पढ़ा है ना, कि अधिकतर जो सेल है उसमें 3 ठो अलग अलग पार्ट है, 3 बेसिक पार्ट है। कौन कौन सा, है ना, जिसको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। दूसरा जो फ्लूइड होता है, सेमी फ्लूइड होता है, मतलब आधा फ्लूइड है, मतलब ना तो बहने का गुण है और ना ही पत्थर जैसा ठोस है ना, एकदम जेली के जैसा है। ठीक है ना, जेली लाइक सबस्टांस होता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और वो क्या होता है, हाँ क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। और सबसे बड़ी बात, मुख्यतः एक न्यूक्लियस होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, डेवलप न्यूक्लियस हो सकता है ना। उसके अलावा, न्यूक्लियस के अलावा साइटोप्लाज्म में बहुत सारा सब सेल्स होता है, बहुत सारा क्या होता है, सब सेल्स होता है ना, कंपोनेंट्स होता है, बहुत छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है, उसको लोग कहते हैं ऑर्गेनेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और उसके साथ साथ, है ना, जो दूसरा सबस्टांस प्रेजेंट होता है उसके अंदर, है ना, जो दिखता है, जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखता है, जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखता है। और भी उसके साथ बहुत सा छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखता है। इन सारे, है ना, जो सेल ऑर्गेनेल्स दिख रहा है आपको, वैक्यूल्स होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, सेल वॉल होता है, राइबोसोम होता है, गोल्गी बॉडी होता है, साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, सब के बारे में पढ़ेंगे एक करके। तो चलिए, है ना, स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देर किए हुए। ठीक है, बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। इसको ना, है ना, अभी तुरंत भर देते हैं तुमको, है ना, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा पढ़ करके, है ना। तो भाई सबसे पहले यहाँ तक, सबसे पहली बात, एक बात लम ध्यान से देखिएगा, मज़ा आएगा आपको तुरंत अभी, है ना, कि भाई बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसमें नहीं होता है, कमी होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का। भाई बैक्टीरिया का जो सेल होता है ना उसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं रहता है ना, न्यूक्लियस क्या रहता है, वेल डिफाइंड नहीं होता है। और उसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होता है। मतलब ये हुआ ना भाई कि जो बैक्टीरिया का जो सेल है ना उसमें अब देखोगे ना तो उसको न्यूक्लियस के चारों ओर जो एक आउटर कवरिंग होना चाहिए, एक मेम्ब्रेन होना चाहिए, एक्चुअली डबल मेम्ब्रेन होता है, वो डबल मेम्ब्रेन नहीं होता है। और साथ ही साथ बोला ना कि उसके अंदर जितना भी छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है, कंपोनेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, उसमें भी क्या होना चाहिए था, एक मेम्ब्रेन होना चाहिए था चारों तरफ, वो मेम्ब्रेन भी नहीं होता है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। भाई बोले ना कि प्रोकैरियोटिक सेल किसको कहते हैं, तो नाम से पता चला, बोला कि प्रो कि मतलब होता है प्रिमिटिव, शुरुआत वाला, अनडेवलप, है ना। और कैरियोन के मतलब होता है क्या, न्यूक्लियस। कैरियोन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। तो बोला ना कि ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस पूरी रूप से डेवलप नहीं होगा, इनकम्प्लीट होगा, या तो बोल सकते हैं कि उस सेल के जो न्यूक्लियस होगा उसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होना चाहिए डबल बॉन्डेड, वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं होता है। उस तरह के सेल को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोलते हैं मेरे भाई, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक सेल में अधिकतर जो सेलुलर एक्टिविटीज़ होता है ना, वो डायरेक्टली कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। अब बोलो ना भाई कि उसमें जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर जो मेम्ब्रेन होना चाहिए, मेम्ब्रेन तो है ही नहीं, तो उसके अंदर का जो कंटेंट होगा बस चारों तरफ बिखरा हुआ होगा।
और जितना भी सेल ऑर्गेनेल्स है उसके चारों तरफ भी तो मेम्ब्रेन नहीं है, तो उसका जो कंटेंट है वो भी साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होगा। तो मेन काम जो हो रहा होता है ना वो साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है ना। उसके उल्टा, उसके विपरीत, भाई कहोगे तुमको, है ना, उसके कॉन्ट्रेरी जो प्लांट होता है और जो एनिमल सेल होता है उसमें वेल डिफाइंड, है ना, न्यूक्लियस होता है। और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है मतलब ये बोलना चाह रहे हैं, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि बहुत सारा, है ना, जो बोले कि एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, उसमें क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर क्या रहता है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड मेम्ब्रेन रहता है। वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड मेम्ब्रेन होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्लांट सेल और अधिकतर एनिमल सेल होता है ना, उसके न्यूक्लियस के चारों ओर डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड, डबल मेम्ब्रेन से वो बॉन्डेड रहता है, डबल मेम्ब्रेन से वो बॉन्डेड रहता है, उसको हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। यू मतलब होता है एकदम सही, सच्चा वाला, और कैरियोन मतलब होता है न्यूक्लियस। तो भाई बोला ना एकदम सच्चा वाला न्यूक्लियस होगा। सच्चा वाला न्यूक्लियस मतलब, भाई सच्चा वाला न्यूक्लियस मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस जो है ना वेल डेवलप होगा, कंप्लीट होगा, उसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन रहता है वो डबल बॉन्डेड रहता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल को हम लोग नज़र मार लेते हैं, है ना, कि क्या क्या अंतर है। तो देखा जाए सेल स्ट्रक्चर के रूप में कि बैक्टीरिया का सेल कैसा होता है, तो बैक्टीरिया का सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। अब यूकैरियोटिक सेल है तो उसके अंदर तो सेल मेम्ब्रेन सब में होता है भाई, ये तो यूनिवर्सल है ना। प्लांट सेल में भी होगा, एनिमल सेल में भी होगा सेल मेम्ब्रेन, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल मेम्ब्रेन, है ना। सेल वॉल तो भाई प्लांट सेल में सिर्फ होता है, तो प्लांट सेल में सिर्फ होगा, है ना, बैक्टीरियल सेल, और फिर, है ना, बैक्टीरियल सेल एनिमल सेल में नहीं होगा, है ना। बैक्टीरियल सेल में भी होता है सेल वॉल। सेल वॉल किस में होता है, बैक्टीरियल सेल में भी होता है और फिर प्लांट सेल में भी होता है। साइटोप्लाज्म सब में होता है भाई, बैक्टीरियल सेल में भी होता है, प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। देखो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड पूर्ण रूप से कंप्लीट न्यूक्लियस होना चाहिए, मेम्ब्रेन से बॉन्डेड रहता है। तो मेम्ब्रेन से बॉन्डेड न्यूक्लियस का बात करें ना भाई, मेम्ब्रेन से बॉन्डेड न्यूक्लियस का बात करें ना, है ना, तो बैक्टीरिया तो भाई प्रोकैरियोटिक सेल है, तो उसका न्यूक्लियस का चारों तरफ मेम्ब्रेन होगा ही नहीं, ये हो गया कट। बाकी इन लोग दोनों में न्यूक्लियस वेल डिफाइन होता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस क्या बोल रहा है, न्यूक्लियोइड बोलता है। न्यूक्लियोइड मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस के प्लेस पर होता है ना न्यूक्लियर मटेरियल, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड, है ना, सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, न्यूक्लियोइड सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, न्यूक्लियोइड, है ना, सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, उस बात को ध्यान रहे। न्यूक्लियोइड सिर्फ और सिर्फ, है ना, बैक्टीरिया वाला जो सेल है, बैक्टीरिया वाला जो सेल है ना, बैक्टीरिया वाला जो सेल है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है, तो इसमें होगा। इन लोग दोनों में क्या होगा, न्यूक्लियोइड नहीं होगा। मेम्ब्रेन से बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होना चाहिए, तो मेम्ब्रेन से बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स जो होता है ना, सो यूकैरियोटिक सेल में होता है। तो यूकैरियोटिक सेल में होगा क्योंकि प्लांट का जो सेल है ना, वो भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर आता है। एनिमल का जो सेल है ये भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर आता है, लेकिन जो बैक्टीरिया वाला सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आता है। तो यहाँ पर मेम्ब्रेन से बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स नहीं होगा, ठीक है, ज़बरदस्त, है ना। तो भाई थोड़ा सा और देख लेते हैं, एकदम मज़ा आएगा, है ना, कि प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर है, प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर है। तो भाई बोलेंगे ना कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस का बात करें, है ना, न्यूक्लियस जो रहता है पूरा वेल डेवलप नहीं रहता है ना, तो प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है क्या, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, और यूकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। डायमीटर का बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल छोटा होता है ना, और यूकैरियोटिक सेल बड़ा होता है ना। सेल का संख्या का बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक सेल लगभग यूनिसेलुलर होता है, और यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स
जितना भी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा उसके अंदर जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर रहता है ऑर्गेनेल्स, वो मेम्ब्रेन से बॉन्डेड होता है यूकैरियोटिक में और नहीं होता है ना प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, आगे समझ में आया कि नहीं आया, है ना। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। अच्छा, मेम्ब्रेन से बॉन्डेड न्यूक्लियस, तो मेम्ब्रेन से बॉन्डेड न्यूक्लियस किस में होता है? यूकैरियोटिक सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। चलो भाई, समझ में आ गया भाई। अब चलते हैं आगे, है ना, कि वाई डू यूकैरियोटिक सेल नीड ऑर्गेनेल्स। भाई कि यूकैरियोटिक सेल को अलग अलग जो ऑर्गेनेल्स है ना, उसका क्या ज़रूरत है ना। उसके अंदर यूकैरियोटिक सेल के अंदर, है ना, हम बोल रहे हैं कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो अलग अलग कंपोनेंट्स होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होता है, वो क्यों चाहिए, क्यों होता है भाई, क्या काम करता है? तो भाई बोला कि यूकैरियोटिक जो सेल है ना, वो उसमें क्या होता है, कैरी वेरियस लाइफ प्रोसेस, उसमें बहुत सारा लाइफ प्रोसेस होते रहता है। ठीक है ना, अलग अलग ऑर्गेनेल्स के अंदर, ठीक है ना, इंडिपेंडेंटली एट द सेम टाइम, मतलब अलग अलग, है ना, जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है ना, उसमें अलग अलग काम हो रहा होता है एक साथ। ठीक है ना, ताकि वो सेल जिंदा रह सके, है ना, उसके अंदर लाइफ प्रोसेस हो सके। सेल जो ऑर्गेनेल्स होता है ना, वो हेल्प करता है नया मटेरियल को बनने में, हेल्प करता है। सेल ऑर्गेनेल जो होता है क्या करता है, नया मटेरियल्स को बनने में हेल्प करता है, और फिर वेस्ट मटेरियल जो उसके अंदर बनता है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है ना, एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में मदद करता है, और एक साथ वो काम करता है ना, ताकि सेल का अंदर जितना भी काम है वो अच्छे से हो सके। दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि सेल क्या होता है, बहुत छोटा क्या चीज़ है, लिविंग फैक्ट्री है। सजीव का जो सबसे छोटा, जिसके अंदर सारा काम हो रहा होता है, वो कौन है, सेल है। तो लिविंग फैक्ट्री कहा गया है ना, जिसमें प्रत्येक जो पार्ट रहता है ना, वो कुछ ना कुछ खास काम कर रहा होता है। सेल के अंदर जितना भी छोटा छोटा कंपोनेंट्स होता है ना, जैसे कि लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सब कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है। तो भाई साहब, सब कुछ ना कुछ काम कर रहा है, तो चलो पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना, किसके बारे में, एकदम ज़बरदस्त तरीके से, है ना, न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन। भाई बोला ना कि कोड के रूप में इंस्ट्रक्शन रहता है भरा हुआ, उस तरह के घर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। कोड भरा हुआ होता है उसमें, ऐसा घर है जिसमें कोड भरा हुआ रहता है। अब किस चीज़ का कोड है भाई, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जितना भी न्यूक्लियस है उसमें डबल लेयर्ड कवरिंग होता है। ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है ना आपको, है ना, उसमें दो दो लेयर से क्या होता है, कवर्ड रहता है। दो लेयर से वो क्या होता है, कवर्ड होता है। एक लेयर, दो लेयर से कवर होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर जो रहता है दो मेम्ब्रेन से क्या रहता है, कवर किया हुआ रहता है। उस दो मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसमें जो पोर्स होता है वो क्या करता है, अलाउ करता है ट्रांसफर होने के लिए मटेरियल्स को, है ना, न्यूक्लियस और फिर साइटोप्लाज्म के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस है ना, ये पूरा सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसमें इसका छिद्र रहता है, बहुत सारा छोटा छोटा छिद्र रहता है। अब छोटा छोटा जो छिद्र है उसके मदद से क्या करता है ना, जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो क्या करता है, साइटोप्लाज्म में, है ना, साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जा सकता है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जा सकता है, वो छोटा छोटा पोर्स के मदद से। ठीक है ना। और ये जो अब बोलता है ना, द न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस क्या महासंग्राम है भाई, देख लेते हैं। क्या बोला ना कि न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलस क्या होता है क्या, डेंस होता है, घना होता है, और राउंड मतलब गोल होता है। डेंस और राउंड बॉडी होता है, डेंस भी होता है, घना होता है, गोल होता है, डेंस राउंड बॉडी होता है न्यूक्लियस के अंदर घना भाग रहता है, घना डेंस, और फिर राउंड वाला पार्ट होता है जहाँ पर बनता है राइबोसोमल सब यूनिट। राइबोसोम का जो
यूनिट होता है ना जिससे राइबोसोम मिलकर बनता है, राइबोसोम जिससे मिलकर के बनता है वो राइबोसोमल यूनिट कहते हैं उसको, और वो बनता है न्यूक्लियोलस के अंदर। तो आप राइबोसोम राइबोसोम सुन रहे हैं ना, तो राइबोसोम का जो यूनिट बनता है वो न्यूक्लियस के अंदर छोटा सा रॉन्ड स्ट्रक्चर होता है, रॉन्ड स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, और उस न्यूक्लियोलस के अंदर बन रहा होता है राइबोसोमल यूनिट। और ये जो सब यूनिट है ना, देन एग्जिस्ट एज न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म वेयर वन लार्ज एंड वन स्मॉल सब यूनिट असेंबल टू फॉर्म राइबोसोम। तब बोलता है ना भाई राइबोसोमल यूनिट है, ये जो सब यूनिट है फिर निकलता है बाहर, है ना, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, और सब यूनिट असेंबल होता है। छोटा छोटा जो सब यूनिट है, छोटा वाला और जो लार्ज वाला सब यूनिट होता है ना, राइबोसोमल सब यूनिट जो बोल रहे हैं, वो छोटा वाला और बड़ा वाला जो लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट मिल करके बना लेता है राइबोसोम। क्या बन जाता है? राइबोसोम बन जाता है। तो ये था, है ना, कुछ बातें। अब थोड़ा सा यदि हम आगे बात करें तो भाई बोलता है ना कि न्यूक्लियस में होता है ना, क्या क्रोमोजोम होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोजोम होता है, और वो तभी दिखाई देता है, और वो दिखाई देता है रॉड शेप के रूप में दिखाई देता है, रॉड के शेप में नजर आता है, रॉड के शेप में नजर आता है, ठीक है ना। और स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तब ही वो धागा धागा सा ये तो रॉड के शेप में, है ना, नज़र आता है, रॉड के शेप में नज़र आता है, ठीक है ना। और जो क्रोमोजोम होता है उसमें पाया जाता है इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन, है ना, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए के रूप में, क्या बोला? डीएनए के रूप में, है ना, जो माता पिता का जो गुण होता है, पेरेंट्स का जो कैरेक्टर होता है ना, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने वाला, है ना, जो फैक्टर होता है ना, वो पाया जाता है क्रोमोजोम के अंदर। किसमें पाया जाता है? क्रोमोजोम के अंदर। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। और फिर डीएनए मॉलिक्यूल्स के रूप में, है ना, जो माता पिता का गुण है उसमें क्रोमोजोम में पाया जाता है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में माता पिता का गुण को कैरी करता है, ठीक है। अब मेरे भाई, है ना, जो क्रोमोजोम है ना, वो क्या होता है? डीएनए से बना हुआ रहता है, और खास तरह के प्रोटीन से मिलकर बना हुआ रहता है। और जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है ना, उसमें पाया जाता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। क्या होता है? जेनेटिक, मतलब जीन वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो पाया जाता है। क्या बोले ना कि भाई जीन से मिल के बनता है ना डीएनए, और है ना डीएनए से मिल के बनता है क्रोमोजोम। क्या बनता है? क्रोमोजोम्स। तो क्रोमोजोम्स, ठीक है ना। तो ये बोलता है फंक्शनल जो सेगमेंट होता है डीएनए का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। भाई जीन जो है ना, जीन बोल रहे हैं कि, है ना, क्या बोले ना कि जो मेन काम करने वाला पार्ट होता है डीएनए के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीन कहते हैं। और नॉन डिवाइडिंग सेल, यदि सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है तो जो डीएनए होता है ना, वो क्या होता है? क्रोमेटिल मटेरियल के रूप में रहता है। यदि सेल डिवाइड होने वाला नहीं है तो जो बोल रहे हैं जीन, वो जीन जो बोल रहे हैं, है ना, या तो डीएनए जो बोल रहे हैं, वो क्रोमेटिल मटेरियल के फॉर्म में रहता है, क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में रहता है। जैसे सेल डिवाइड होने वाला रहता है वो एकदम अरेंज हो जाता है और एकदम रॉड शेप के रूप में बन जाता है, ठीक है। तो बोलते हैं ना क्रोमोजोम, क्रोमेटिन मटेरियल जो है ना, सो दिखता है ना, कैसा? इंटेंगल्ड मास ऑफ द थ्रेड लाइक, है ना, स्ट्रक्चर, धागा धागा सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, है ना, क्रोमेटिन मटेरियल। और जब कभी भी सेल डिवाइड होने वाला होता है तो क्रोमेटिन मटेरियल क्या हो जाता है ना, अरेंज हो ऑर्गेनाइज हो जाता है और वो क्रोमोजोम बन जाता है। क्या बन जाता है? क्रोमोजोम बन जाता है। देखो भाई खेला, सेल डिवाइड होना नहीं है, सेल डिवाइड होने वाला नहीं है तो एकदम क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में रहेगा। जैसे सेल डिवाइड होने वाला रहता है वो एकदम क्रोमेटिन मटेरियल अरेंज हो जाता है और रॉड शेप का बन जाता है, उसको बोलते हैं क्रोमोजोम, ठीक है। चलिए भाई, है ना, आ गया मज़ा। थोड़ा आगे चलते हैं, है ना।
तो बोला ना कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, और तो जो डीएनए होता है ना वो सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल से है ना जुड़ा हुआ रहता है एक खास प्रोटीन के साथ। उसके जो डीएनए होता है ना वो सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल कोई खास प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ होता है ना, आया कि ना आया। और उस रीजन जहाँ पर, उस क्षेत्र जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है उसको लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। भाई बोले ना कि प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियस तो वेल डिफाइंड नहीं होता है। अब वेल डिफाइंड नहीं है तो जो डीएनए रहता है ना वो सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल के साथ है ना कोई खास प्रोटीन के साथ अरेंज रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, कोई खास प्रोटीन के साथ अटैच रहता है ना। उस रीजन को है ना, उस रीजन में क्या पाया जाता है? जेनेटिक मटेरियल होता है ना प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, उसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। मतलब एक बात मैं बोलूँ ना कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस के प्लेस पर जो चीज़ होता है ना मटेरियल जिसको बोल रहे हैं वो भाई खास प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, स्पेशल प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। उस जगह को, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोइड कहते हैं। बस बात खत्म। ज़्यादा लॉन्ग लपेट करने उसको फ़ायदा है भाई? बताओ तुम ही। नहीं। चलो समझ लेते हैं हम लोग है ना किसके, है ना राइबोसोम के मतलब बारे में। राइबोसोम, ठीक है ना, राइबोसोम। तो बोले ना कि राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन का फैक्ट्री होता है। यहाँ पर प्रोटीन बनता है। क्या होता है? प्रोटीन का फैक्ट्री होता है, यहाँ पर प्रोटीन बनता है। ये जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है ना वो प्रेजेंट हो सकता है ना, या तो फ्रीली प्रेजेंट हो सकता है साइटोप्लाज्म के अंदर, या तो अटैच्ड हो सकता है किसके साथ? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के साथ। ठीक है ना। क्या बोले ना, बहुत सिंपल बात बोले कि छोटा छोटा स्ट्रक्चर जो होता है ना वो या तो फ्रीली हो सकता है साइटोप्लाज्म के अंदर, या तो है ना एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से अटैच्ड रहता है। ठीक है ना। जो राइबोसोम होता है ना वो ऐसा जगह है जहां पर प्रोटीन बनने का काम होता है। क्या होता है? प्रोटीन बन रहा होता है राइबोसोम में। मतलब प्रोटीन कहां पर बनता है? राइबोसोम के अंदर बनता है। चलिए भाई एकदम आगे चलते हैं जबरदस्त तरीके से। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ना क्या बोलता है ना, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री होता है। ER क्या है? बनने वाला जगह होता है। क्या बनता है आपको देखना पड़ेगा भाई, है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है ना सो बड़ा ऑर्गेनेल्स है। क्या है? बड़ा सेल ऑर्गेनेल्स है। बड़ा सेल ऑर्गेनेल्स है ना। वो क्या होता है? पूरा है ना फैला हुआ होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म में चारों तरफ नेटवर्क के रूप में फैला हुआ रहता है, जाल के रूप में फैला हुआ रहता है ना। आया कि ना आया? उसको हम लोग बोलते हैं क्या, है ना एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और जो ER है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ना वो क्या रहता है? जुड़ा हुआ रहता है बाहर वाला मेम्ब्रेन के साथ, है ना। जो न्यूक्लियर इनवेलप है, न्यूक्लियस का जो बाहर वाला मेम्ब्रेन है उसके साथ अटैच रहता है ना। और ER जो है ना एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम वो अहम भूमिका निभाता है ना बनने में और प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करने में। प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद करता है और बनने में भी मदद करता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। फैट को भी ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, बनने में मदद करता है, और कुछ कुछ हार्मोन्स को भी वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ना कुछ स्पेशल सेल में। जो स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का है ना वो वैरी कर सकता है, थोड़ा मोड़ा चेंज कर सकता है ना कि वो किस तरह से सेल वर्क करता है उसके हिसाब से। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो टाइप का होता है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। आपको थोड़ा सा डायग्राम से समझाते हैं जो NCERT में दिया हुआ है कि बोला ना कि भाई क्या होता है ना कि ये है मान लो कि है ना न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस को जो बाहर का जो मेम्ब्रेन है ना उससे अटैच्ड है और इस तरीके से है ना ये क्या है? फैला हुआ है। इस तरीके से ये क्या है ना फैला हुआ है। इस तरीके से ये क्या है ना फैला हुआ है। ठीक है ना। और आगे जाके जा करके सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाके अटैच्ड हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन की तरफ जा करके क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। तो हम लोग थे यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में। तो बोलता है ना कि ये दिखता है रफ एंडोप्लाज्म में। कैसा दिखता है? रफ दिखता है जब हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तब। क्यों दिखता है रफ? है ना
क्योंकि इसमें राइबोसोम होता है, उसके सरफेस पर राइबोसोम चिपका हुआ रहता है। भाई अब कोई सरफेस है, बालू जैसा कोई चीज़ चिपका हुआ रहेगा तो रफ लगेगा कि नहीं लगेगा? तो भाई बालू जैसा चीज़ चिपका हुआ रहता है, छोटा छोटा पार्टिकल चिपका हुआ रहता है, इसलिए रफ नज़र आता है, ठीक है ना। और अधिकतर जो प्रोटीन बनता है ना, आया कि ना आया, और जो प्रोटीन का सिक्रेशन होता है, आया कि ना आया, एग्जाम्पल के लिए ग्लैंड सेल में है ना, या तो पैनक्रियाटिक सेल में, वो कौन करता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बनता है, वहाँ से सिक्रेट होकर के जाता है। चलो भाई साहब, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है ACR है ना, ये जो है ना, सो उसमें कोई राइबोसोम नहीं होता है, उस सरफेस पर कोई राइबोसोम नहीं होता है, इसीलिए क्या होता है ना, वो स्मूथ नज़र आता है, चिकना सा नज़र आता है। और ये क्या करता है ना, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट को बनाता भी है और स्टोर करके भी रखता है, हार्मोन को बनाता भी है और फिर स्टोर करके भी रखता है। तो ये हो गया अपन है ना गोल्गी है ना, सॉरी, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का काम। आगे चलते हैं हम लोग गोल्गी एपरेटस के बारे में। किसके बारे में है ना? गोल्गी एपरेटस के बारे में चलेंगे भाई। क्या बोलते हैं ना, जो गोल्गी एपरेटस है, ठीक है ना, वो क्या करता है? पैकेजिंग एंड शेपिंग सेंटर होता है। पैकेज करता है, क्या करता है? पैक करता है। क्या करता है? पैक करता है और उसको शेप करता है, मतलब शेपिंग। यदि कोई इंपॉर्टेंट मटेरियल को क्या करना है, उसको ट्रांसपोर्ट करना, पहले उसको क्या करना पड़ेगा है ना, फिट करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, उसको खास शेप, कोई खास स्ट्रक्चर में बंद करना पड़ेगा, तब ना उसको ले जाया जाएगा। तो ये क्या करता है? पैकेज करने में मदद करता है। क्या बोलता है ना, यदि तुम ध्यान से देखो डायग्राम में, सेल के डायग्राम में, तो तुम नोटिस करोगे कि उसमें क्या होता है ना, स्टैक ऑफ फ्लैटेंड सैक, बहुत सारा थैली सा जो स्ट्रक्चर है ना, बहुत सारा थैली जैसा जो स्ट्रक्चर है ना, बहुत सारा थैली सा जो स्ट्रक्चर है ना, एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और एक साथ है ना स्टैक जो बनता है, एक साथ एक के ऊपर रखा हुआ जो स्टैक है वो बनता है ना, उसको बोलते हैं गोल्गी एपरेटस। भाई गोल्गी एपरेटस का फोटो दिखा ही दो यार, है ना। ये है गोल्गी एपरेटस, है ना। गोल्गी एपरेटस में, हाँ, तो भाई देखो ये क्या है, जो सैक लगा स्ट्रक्चर है, थैली का जो स्ट्रक्चर है ना, वो एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ सा नजर आएगा, ठीक है ना। आपको ये कहलाता है क्या है ना, गोल्गी एपरेटस। क्या कहलाता है? गोल्गी एपरेटस कहलाता है मेरे भाई, गोल्गी एपरेटस कहलाता है, ठीक है। क्या लगेगा ना ऐसा कि सैक लगा स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ सा है। ऐसा समझो ना कि गमला है जिसमें हम लोग गाय को खाना देते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाएगा तो कैसा नजर आएगा? बिल्कुल ऐसा नजर आएगा, छोटा वाला ऊपर है, बड़ा वाला नीचे नीचे नीचे, बड़ा वाला नीचे हो गया। ऐसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा गोल्गी एपरेटस में, गोल्गी एपरेटस में, है ना। तो भाई साहब है ना, कौन खोजा था गोल्गी एपरेटस को, है ना? 1898 में देखा गया था कैमिलो गोल्गी के द्वारा। कौन देखा था? कैमिलो गोल्गी के द्वारा ये सबसे पहले खोज किया गया था। याद रखिएगा कि कैमिलो गोल्गी से खोज किया था, कैमिलो गोल्गी खोज किया था। क्या काम करता है भाई? ये फंक्शनल लिंक्ड है ना टू ईआर, भाई इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से जुड़ा हुआ होता है। और क्या करता है ना, सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है ना, और अदर ऑर्गेनेल्स से जुड़ा हुआ रहता है। जो गोल्गी एपरेटस होता है ना, वो एक्ट एज ए सेल पोस्ट ऑफिस, सेल का पोस्ट ऑफिस का जैसा काम करता है। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है ना, वहाँ पर चिट्ठी जाता है ना, और फिर वहाँ से टारगेट जगह है वहाँ पर भेज दिया जाता है। तो ये क्या करता है, थोड़ा चेंजेस करता है उसमें, है ना। जिस चीज़ को ले जाना है, ट्रांसपोर्ट करना है ना, उसको वो थोड़ा सा मॉडिफाई करता है, जो सॉर्ट करता है कि क्या चीज़ जा सकता है, क्या चीज़ नहीं जा सकता है, उसको पूरा अच्छे से पैक करता है ना, ठीक है ना। प्रोटीन को और फिर लिपिड्स को किसमें? वेसल्स में। उसमें छोटा छोटा जो वेसल्स होता है, उस वेसल्स के अंदर किसको? प्रोटीन को और लिपिड को पैक करता है ना। फिर ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। और सबसे बड़ी बात, सेक्रेशन का भी काम करता है ना।
और लाइसोसोम को भी बनने में मदद करता है। लाइसोसोम को बनने में मदद करता है कौन? गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस लाइसोसोम को बनने में हेल्प करता है। चलो भाई, है ना, ये तो समझ में आ गया। चलो थोड़ा आगे चलते हैं, लाइसोसोम के बारे में चलते हैं। तो बोलेंगे ना कि लाइसोसोम क्या होता है? द क्लीन अप सिस्टम, साफ करने वाला पार्ट होता है, साफ सफाई करने का काम करता है सेल के अंदर। सेल प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल, सेल में क्या होता है? कुछ गंदगी बन जाता है ना, कुछ डैमेज पार्ट होता है, और नॉट ऑर्गेनेल्स होता है, कुछ ऐसा ऑर्गेनेल्स होता है जो धीरे धीरे खराब हो जाता है ना, अपना काम करते करते क्या हो जाता है? धीरे धीरे खराब हो जाता है, कुछ पार्ट डैमेज हो जाता है। तो कैसे जो सेल है ना, वो अपने जो गंदगी है ना उसको जमा होने से बचाता है। तो लाइसोसोम क्या करता है ना, सिंगल सेल मेम्ब्रेन होता है, एक सेल वाला मेम्ब्रेन है ना। सिंगल सेल मेम्ब्रेन बॉन्ड क्या होता है? मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है, मतलब एक ही सेल से क्या रहता है? उसका मेम्ब्रेन से वो बॉन्डेड रहता है, एक मेम्ब्रेन से, है ना, वो जो उसका सेल है वो बॉन्डेड रहता है ना। और फिर सैक फिल्ड एंजाइम, उसके अंदर क्या होता है ना, सैक तो थैलिनुमा स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होता है ना, एंजाइम होता है। थैलिनुमा जो स्ट्रक्चर होता है ना उसमें एंजाइम होता है, और है ना जब वो फट जाता है ना, तो उसके अंदर का जो प्रोटीन है वो निकल जाता है, कार्बोहाइड्रेट है निकल जाता है, फैट निकल जाता है, और इवन और है ना डैमेज पार्ट जो रहता है, और है ना जो डैमेज पार्ट रहता है सेल का, है ना, जो उसके कीपिंग इट क्लीन, और क्या करता है ना, डैमेज पार्ट ऑफ द सेल, सेल का जो डैमेज पार्ट रहता है उसको क्या कर देता है? साफ कर देता है, और फिर हेल्दी बना देता है। जो प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट जो बनता है ना, ब्रेकडाउन होने से देखो क्या होता है ना, डैमेज पार्ट ऑफ द सेल, सेल का जो डैमेज पार्ट रहता है ना, उसको क्या करता है? क्लीन करता है, हेल्दी रखता है, और प्रोडक्ट जो बनता है ना, कि ब्रेकडाउन होने के बाद बाय द ब्रेकडाउन आर रिलीज इनटू द साइटोप्लाज्म, ब्रेकडाउन हो गया है ना, रिलीज हुआ केमिकल सब्सटेंस, और वो जो सेल का ब्रेकडाउन है वो हो गया, फिर वो साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिया जाता है ना। वेयर दे में बी रीयूज्ड अदर सेलुलर प्रोसेस, जहाँ पर उसको फिर से अलग अलग सेलुलर एक्टिविटी में यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, तो भाई क्या बोले ना, है ना, कि लाइसोसोम क्या होता है ना, कि भाई सेल के अंदर साफ सफाई करने का काम करता है, एक मेम्ब्रेन से बॉन्डेड रहता है ना, और फिर क्या करता है ना, क्या करता है? तो उसके अंदर एंजाइम भरा हुआ रहता है ना, जब ब्रेकडाउन होता है ना तो उसके अंदर का जो अनवांटेड जो प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, या तो फिर सेल का जो डैमेज पार्ट रहता है उसको क्लीन कर देता है और साफ कर देता है एकदम। ठीक है ना, और क्लीन कैसे करता है? पहले तो केमिकल सब्सटेंस रिलीज हुआ, एंजाइम रिलीज हुआ, जो कार्बोहाइड्रेट है, अनवांटेड सेल का है ना कंपोनेंट्स है, ठीक है ना, उसको छोटा छोटा पीस में ब्रेक डाउन कर देता है, फिर वो मिल जाता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में फिर अलग अलग प्रोसेस में, अलग अलग सेलुलर एक्टिविटी में फिर उसको यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो भाई साहब है ना, चलते हैं अब माइटोकॉन्ड्रिया के तरफ। तो माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए एनर्जी, और हम माइक का बैटरी चार्ज तो भाई साहब अब चलते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के तरफ। ठीक है ना, तो बोला ना कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है ना, क्योंकि सप्लाई करता है एनर्जी, है ना, जो सेलुलर एक्टिविटी के लिए जरूरी होता है। सेलुलर एक्टिविटी के लिए जो एनर्जी जरूरी होता है ना, उसको सप्लाई करता है एनर्जी, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है।
और तो प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, वो दो दो मेम्ब्रेन से बॉन्डेड रहता है। जो आउटर मेम्ब्रेन रहता है वो स्मूथ रहता है और फिर छेद छेद वाला होता है, पोरस होता है। और जो इनर मेम्ब्रेन रहता है ना, वो मुड़ा मुड़ा सा रहता है ना, फिंगर के रूप में, जैसे कि है ना प्रोजेक्शन कॉल्ड द क्रिस्टे। क्या होता है ना, अंदर जो मेम्ब्रेन रहता है उसमें उंगली सा क्या रहता है ना, निकला हुआ रहता है, उसको बोलते हैं क्रिस्टे, है ना। अंदर की ओर फोल्ड रहता है ना, अंदर की ओर फोल्ड रहता है ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में उसको बोलते हैं क्या, क्रिस्टे। देखो भाई यहाँ पर अंदर की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर उंगली के जैसा स्ट्रक्चर अंदर की ओर फोल्ड रहता है, उसको बोलते हैं क्रिस्टे। अंदर की ओर दिख रहा है, अंदर की ओर फोल्डेड है ना, अंदर की ओर उंगली के जैसा स्ट्रक्चर फोल्डेड है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्रिस्टे कहते हैं भाई, क्रिस्टे। ठीक है, तो ये क्रिस्टे है। अब क्रिस्टे का क्या काम है ना, वो भी देख लेते हैं क्रिस्टे, है ना। और क्रिस्टे क्या कर देता है, बढ़ा देता है उसका सरफेस एरिया को, है ना, ताकि केमिकल रिएक्शन अच्छे से हो सके, है ना, और एनर्जी ज़्यादा बन सके। भाई अब फोल्डेड रहता है ना, तो उसके अंदर में क्या होता है, सरफेस बढ़ जाता है। अब तौलिया है, अब उसको मोड़ दो बहुत सारा, फोल्ड कर देगा तो उसका एरिया तो छोटा हो जाएगा ना भाई, छोटा हो जाएगा। वैसा वैसा 20 तौलियों को और मोड़ सकता है ना, तो मोड़ने की वजह से उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है ना, जिसकी वजह से है ना इसके अंदर अच्छे से रिएक्शन हो पाता है ना। मोड़ने के बाद एरिया कम हो गया, लेकिन कम एरिया में ऊपर उसका जो सरफेस है वो बढ़ जाता है, तो ज़्यादा एनर्जी बन पाता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में है ना जो ग्लूकोज है और फिर दूसरा जो मॉलिक्यूल्स होता है वो पीस पीस में ब्रेक डाउन हो जाता है, और फिर क्या होता है, रिलीज होता है एनर्जी, रिलीज होता है एनर्जी, है ना। इस प्रोसेस के दौरान उसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है ना, और जो दूसरा है ना मॉलिक्यूल्स होता है, वो छोटा छोटा पीस में ब्रेक डाउन हो जाता है, एनर्जी बनता है। ठीक है ना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है ना, बोलता है कि इसके बारे में आपने है ना पढ़ा होगा, ठीक है ना, पढ़ा होगा। एनर्जी जो रिलीज किया जाता है वो मॉलिक्यूल्स के रूप में, जिस मॉलिक्यूल के रूप में स्टोर होता है उसको हम लोग कहते हैं एटीपी। एनर्जी बनता है, जितना एनर्जी बनना है बना, उसको जितना यूज होना है यूज हो गया, और जो यूज नहीं होता है वो एटीपी के रूप में स्टोर हो जाता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में स्टोर हो जाता है ना, जो बाद में एनर्जी करेंसी के रूप में काम करता है ना, अलग अलग सेल के अंदर एक्टिविटीज़ करने के लिए, अलग अलग सेल के अंदर एक्टिविटीज़ करने के लिए। भाई साहब है ना, थोड़ा सा हम लोग चलते हैं किसके बारे में, प्लास्टिड्स के बारे में, प्लास्टिड्स के बारे में मेरे भाई, बहुत ही ज़रूरी है ना। प्लास्टिड्स देखो क्या होता है प्लास्टिड्स, तो प्लास्टिड्स जो है ना क्या होता है, सेंटर फॉर द फूड सिंथेसिस। फूड सिंथेसिस, फूड बनने का क्या होता है, वो एक सेंटर होता है, केंद्र होता है ना, जहाँ पर जो प्लांट सेल है ना, और भी चीज़ें उसके अंदर और हो सकता है, मतलब प्लांट सेल के अंदर मेनली पाया जाता है ना, प्लांट सेल के अंदर मेनली पाया जाता है ना, प्लांट सेल के अंदर मेनली पाया जाता है। चलो भाई है ना, आप पूरा इसके बारे में देख लेते हैं है ना, किसके बारे में, प्लास्टिड्स के बारे में। बोला कि आपने पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी देता है सेल को, है ना, जो कि फूड से आता है। एनिमल जो है ना सो ऑब्टेन करता है अपना फूड को आसपास से, ठीक है ना। प्लांट जो बनाता है फूड सनलाइट के प्रेजेंस में, उस फूड को ही एनिमल क्या करता है, खाता है। लेकिन है ना, वेयर डू प्लांट सिंथेसिस देयर फूड, लेकिन प्लांट जितना भी अपना फूड बनाता कहाँ है ना, तो ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर एक्टिविटीज। सेलुलर एक्टिविटीज के लिए है ना जो एनर्जी है वो लाता कहाँ से है ना, तो उसमें क्या होता है, प्लांट में एक स्पेशल सेल ऑर्गेनेल्स होता है जिसको हम प्लास्टिड्स कहते हैं, और वो क्या करता है ना, फूड को बनाता भी है और ये स्टोर भी करता है। ठीक है, तो भाई प्लांट अलग तरह का चीज़ है। एनिमल में तो दूसरे का जो फूड है बनाया हुआ फूड वो खा लेता है, प्लांट के अंदर खुद फूड बनता भी है और स्टोर भी होता है ना, और वो करने का काम कौन करता है, प्लास्टिड्स करता है। चलिए भाई पढ़ लेते हैं है ना। बोलता है कि आपने पढ़ा होगा कि प्लांट क्या करता है, अपना खाना बनाता है,
फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो उसमें जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, है ना, जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है ना, वो एक तरह का क्या है, प्लास्टिड है, एक तरह क्या है, प्लास्टिड है। और वो क्या कर लेता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। और जो क्लोरोप्लास्ट है वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होता है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होता है ना, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रहता है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है ना, एक सेमी फ्लूइड सबस्टांस होता है जिसको बोलते हैं अस्ट्रोमा। भाई है ना, अस्ट्रोमा क्या चीज़ है ना, क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर है ना, सेमी फ्लूइड के जैसा मटेरियल होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अस्ट्रोमा कहते हैं। याद रखिएगा भाई, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्या बोले, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो सेमी फ्लूइड मटेरियल होगा है ना, उसको हम बोलते हैं अस्ट्रोमा, है ना। और अस्ट्रोमा में क्या होता है ना, डिस्क के जैसा मेम्ब्रेन होता है, डिस्क के जैसा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है ना, जिसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है, अस्ट्रोमा के अंदर डिस्क के जैसा स्ट्रक्चर रहता है ना, उसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट को ऑब्जर्व करता है, एब्जॉर्ब करता है, और फिर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर शुगर बनाता है ना। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, ये प्रोसेस जो होता है ना, बोलते हैं ना, शुगर सिंथेसिस इन दिस प्रोसेस। क्या होता है, इस प्रोसेस में शुगर बनता है ना, और वो अस्ट्रोमा में स्टोर हो जाता है ना, और अलॉन्ग विद द स्टार्च ग्रेन्यूल्स। अस्ट्रोमा में क्या बनता है, अस्ट्रोमा के अंदर शुगर बनता है ना, और साथ ही साथ वो जो है ना स्टार्च ग्रेन्यूल के रूप में स्टोर रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो प्लास्टिड है ना, उसका कुछ जो फीचर्स है ना, वो सिमिलर है सर्टेन बैक्टीरिया के अंदर। कुछ ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और जो सेल और ऑर्गेनेल्स है ना, बोल रहे हैं है ना, प्लास्टिड दोनों एक जैसा काम करता है। एग्जाम्पल के लिए, दोनों के पास अपना डीएनए है ना, अपना राइबोसोम है ना, इसीलिए क्या करता है, उन लोग अपना खुद का प्रोटीन बना सकता है। जिसके पास डीएनए है भाई, उसका समझो बुद्धि बहुत ज़्यादा है, बुद्धि बहुत ज़्यादा है तो खुद से अपना प्रोटीन बना सकता है, ठीक है। और ये जो गुण है ना, ये सजेस्ट करता है दोनों माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स को, है ना, कि वो क्या कर सके, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री विद द सिंगल सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है ना। वो क्या होता है ना, उसमें इतना क्षमता है, दिमाग चुकी है, इवॉल्व हो सकता है, वो नया तरह का उससे क्या हो सकता है, सेल बन सकता है, नया तरह का जीव उसमें से उत्पत्ति हो सकता है, ठीक है ना। चलो भाई, तो भाई आगे चलते हैं हम लोग, है ना। आया आगे कि कैसे फ्लावर में, फ्रूट में, वेजिटेबल्स में, है ना, कलर अलग अलग होता है। उसमें कलर कहाँ से आता है भाई, टमाटर में है ना ल्यूकोपिन पाया जाता है, कहाँ से आता है, कौन देता है? तो बोलेंगे ना, जो फ्लावर का जो पेटल होता है, रंग बिरंगा पेटल जो होता है ना, फ्रूट होता है, उसमें जो प्लास्टिड है ना पाया जाता है, प्लास्टिड के अंदर पिगमेंट होता है ना, अदर देन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अलावा उस प्लास्टिड में दूसरा रंग होगा। बोले ना कि अलग अलग कलर इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर क्लोरोफिल के अलावा कोई और भी कलर होगा, ठीक है ना। ये जो प्लास्टिड्स होता है उसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ही वो बवाल चीज़ है ना, जो प्लांट के अंदर रंग देने का काम करता है, उसको खूबसूरत बनाने का काम करता है, फूलों को रंग बिरंगा बनाने का काम करता है। देखो मेरे भाई, क्रोमा का मतलब होता है कलर, है ना, और उसका जो पिगमेंट है ना, वो येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, रेड हो सकता है ना, आर सोर्सेस ऑफ द ब्राइट कलर। यही कारण है कि अलग अलग फ्लावर्स में, फूल में अलग अलग रंग बिरंगा फल है ना कलर होता है। कौन देता है? क्रोमोप्लास्ट, ठीक है ना।
उस तरह का जो ब्राइट कलर होता है ना, वो पोलिनेशन के लिए जो पोलिनेटर होता है, जो कीड़ा मकोड़ा है, उसको अट्रैक्ट करता है ताकि वहाँ पर बैठे, उसके पैर में जो है ना सो पोलिनेशन चिपके और फीमेल पार्ट वाला पर जाकर वो बैठे तो पोलिनेशन हो जाए, ठीक है ना। तो पोलिनेशन करने में ये मदद करता है। कुछ और भी प्लास्टाइड्स है ना, सम प्लास्टाइड लैक पिगमेंट। कुछ प्लास्टिड्स ऐसा होता है जिसमें पिगमेंट होता ही नहीं है, रंग होता ही नहीं है, कलरलेस होता है ना, उदासीन होता है ना। दीज आर कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट, जिसमें कोई कलर नहीं होता है। कुछ कुछ ऐसा है ना प्लास्टिड है जिसमें रंग ही नहीं होता है, कलरलेस होता है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं, उस तरह के प्लास्टिड को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, है ना। ल्यूको का मतलब होता है वाइट, एकदम पानी के जैसा। और ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, फूड मटेरियल को स्टोर करता है, जैसे कि स्टार्च को, ऑयल को, प्रोटीन्स को, है ना। क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फूड स्टोर। भाई किस तरह का फूड को स्टोर करता है उसके हिसाब से उसका अलग अलग टाइप है भाई, अलग अलग टाइप है किसका, ल्यूकोप्लास्ट का, ठीक है ना। कुछ ल्यूकोप्लास्ट पोटैटो, है ना, कुछ ल्यूकोप्लास्ट पोटैटो में पाया जाता है ना, ठीक है। कुछ ल्यूकोप्लास्ट ऐसा होता है जो स्टार्च में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, है ना। बहुत ही डीप तरीके से थोड़ा सा चल लेते हैं। वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल्स क्या होता है भाई, इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। वैक्यूल्स क्या होता है, तो चलो हम लोग देख लेते हैं वैक्यूल्स के बारे में, है ना, नज़र मारते हैं, ठीक है। तो बोले ना जो प्लास्टिड्स है ना, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया, है ना, प्लांट को हेल्प करता है ना, फूड को, है ना, क्या करने में, फूड को बनाने में, है ना, और टेम्पोरेरली स्टोर इट, और उसको टेम्पोरेरली स्टोर करने में, ठीक है ना। और कुछ और भी प्लास्टिड्स होता है, जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट हो गया, है ना, वो फूड को स्टोर करने में मदद करता है, जबकि, है ना, वाटर और मिनरल्स और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सेल के अंदर स्टोर होता है ना। बोलता है ना, बट हम लोग को ये जानना जरूरी है कि पानी हो गया, वाटर हो गया, वेस्ट मटेरियल हो गया, सेल के अंदर कहाँ जमा होता है, ठीक है ना। तो भाई चलो इसके बारे में जान लेते हैं, है ना। तो बोलता है ना कि मैच्योर प्लांट सेल में, जब प्लांट सेल बड़ा हो जाता है तो उसमें, है ना, क्या होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल्स होता है ना, सराउंड बाय द सिंगल परमिएबल मेम्ब्रेन, जो सिंगल परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है ना। और ये जो वैक्यूल्स होता है ना, वो भरा हुआ रहता है वाटरी फ्लूइड, वाटर के जैसा फ्लूइड से भरा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं सेल सैप। क्या कहते हैं, सेल सैप। और जो वैक्यूल्स होता है ना, वो स्टोर करता है वाटर को, मिनरल्स को, है ना, और शुगर्स को, और वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर करता है। तो आपको समझ आ गया कि भाई जब जो वैक्यूल्स है ना, वो ही क्या करता है, फूड को या तो फिर वाटर को, वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने का काम करता है। जब ज़्यादा अमाउंट में स्टोर हो जाता है वाटर, है ना, तो जो वैक्यूल्स होता है ना, हेल्प द मेंटेन प्रेशर इनसाइड द सेल। तो सेल के अंदर क्या बनाता है, प्रेशर बनाने का काम करता है ना, विच कीप द प्लांट सेल फिर्म, और वही प्लांट सेल को मजबूती प्रदान करता है। क्या हुआ ना, उसमें भर गया सेल में, अब भर गया तो क्या हो जाएगा, चारों तरफ से टाइट हो जाएगा तो सेल को क्या करेगा, मजबूती प्रदान करेगा स्ट्रेट रहने में, ठीक है ना। जो सेल है वो क्या हो जाता है, बोलता है ना, जब वैक्यूल में पानी कम हो गया तो सेल क्या हो जाता है ना, वैक्यूल में पानी कम हो गया तो लुसुर पुसुर हो जाएगा, और भाई वो फिर क्या होगा, जो प्लांट है वो फिर्म नहीं रह पाएगा, लेस फिर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं रह पाएगा। तो सेल प्लांट गेट, है ना, विल्टेड। उसके बाद क्या होता है ना, तो उस केस में क्या होगा, जो प्लांट है उसके अंदर यदि क्या हो गया, जो वैक्यूल के अंदर पानी ख़त्म हो गया, फ्लूइड ख़त्म हो गया, तो क्या हो जाएगा, जो पत्ता है ना, पीला हो जाएगा, सूख जाएगा पौधा, है ना, ख़त्म हो जाएगा फिर उसका कहानी। सेल वॉल, एनिमल्स के सेल में जो वैक्यूल्स होता है ना, वो कभी कभी प्रेजेंट होता भी है ना, बहुत ना के केस में प्रेजेंट होता है, हालांकि
है ना। ए लार्ज प्लांट वैक्यूल्स जो होता है वो नहीं होता है, बड़ा बड़ा जो वैक्यूल्स होता है वो नहीं होता है, छोटा छोटा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और हेल्प करता है ना, यदि होगा एनिमल सेल के अंदर में थोड़ा मोड़ा तो वो भी क्या करता है ना, स्टोर करने में ही हेल्प करता है, फूड को स्टोर करने में ही हेल्प करता है। चलो भाई साहब आगे चलते हैं हम लोग, है ना। और हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं यहाँ से, हाउ डू नॉर्मल सेल ग्रो एंड डिवाइड। जो सेल है वो ग्रो कैसे करता है और डिवाइड कैसे करता है, ठीक है। चलो भाई साहब चलो यहाँ चलते हैं। तब बोलते हैं ना कि जो नॉर्मल सेल है ना बढ़ता कैसे और कैसे ग्रो करता है, कैसे डिवाइड होता है। तब बोलते हैं ना जब वो छोटा होता है ना, व्हेन यू गेट अ स्मॉल कट इन योर ऑन स्किन, अपना स्किन थोड़ा सा कट कर दो तो उसको भरने में कुछ दिन लग जाता है। और है ना व्हेन हेयर फॉल आउट, जब बाल झड़ जाता है ना, तो नया हेयर निकलने में फिर से न्यू हेयर ग्रो बैक, फिर से नया हेयर निकल जाता है, काट दिए बाल को फिर से नया हेयर निकल जाता है। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि सेल हम लोग बॉडी के अंदर बढ़ता है और डिवाइड होता है, बढ़ता है डिवाइड होता है ना, ताकि जो पुराना वाला सेल है उसको रिप्लेस कर सके, जो सेल डेड हो गया है उसको रिप्लेस कर सके, जो डैमेज हो गया है सेल उसके जगह पर नया सेल आ सके, है ना। जब हम लोग का जो बॉडी है बड़ा होता है ना, तो इसलिए बड़ा नहीं होता है क्योंकि सेल जो है ना बड़ा हो रहा होता है, इसलिए बड़ा होता है कि सेल जो है ना ग्रो तो होता है सर्टेन साइज तक, लेकिन ग्रोथ होने के बाद है ना, ग्रोथ हैपन होता है क्योंकि सेल डिवाइड होता है और नया सेल बनाता है भाई। इसलिए सेल ने हम लोग बड़ा नहीं हो गए कि हम लोग जो सेल पहले छोटा छोटा था वो बड़ा होकर के बड़ा बड़ा सेल बन गया, नहीं भाई, सेल डिवाइड हो रहा है, नया सेल बन रहा है, ज़्यादा संख्या में सेल बन रहा है इसके वजह से, है ना। तो भाई ऐसा होता है। चलो हम लोग चलते हैं, है ना। अब थोड़ा सा हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। इस एक्टिविटी को आपको थोड़ा देखना है ना, और फिर खुद से थोड़ा सा समझने का कोशिश करना है। चलिए भाई हम लोग यहाँ से चलेंगे, है ना, सेल डिवीजन से, ठीक है। कहाँ चलेंगे? सेल डिवीजन से, ठीक है ना। भाई सेल डिवीजन क्या होता है तो बोलेंगे ना भाई कि सेल डिवीजन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नया सेल बनता है ना, पहले वाला जीवित सेल से, पहले वाला जीवित सेल से ही नया सेल बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल डिवीजन। अब इसमें क्या होता है, अलाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये बढ़ने में मदद करता है। सेल डिवीजन होने की वजह से, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म को बड़ा होने में मदद करता है, ठीक है ना। और सेल वहाँ पर यदि डैमेज हो गया है तो उसको रिपेयर करने में मदद करता है ना, डैमेज सेल को रिपेयर करने में मदद करता है। ये तो डैमेज टिश्यू है उसके अंदर जो सेल है उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है, उसको डैमेज करने, जो रिपेयर करने में क्या करता है, हेल्प करता है। हाँ तो चलते हैं, है ना। थोड़ा सा दिक्कत हो गया था भाई, हाँ चलो भाई। तो हम बोल रहे थे कि क्या होता है, बढ़ने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है ना। आगे ठीक है, और रिप्रोड्यूस भी करता है। सेल क्या करता है, रिप्रोड्यूस भी करता है ना। कुछ कुछ सेल जैसे कि स्किन में सेल जो होता है वो डिवाइड करते रहता है कंटिन्यूसली और पुराने वाला सेल को रिप्लेस करते रहता है। हम लोग नहाते हैं, रगड़ रगड़ नहाते हैं, बहुत सारा सेल क्या होता है, हटते रहता है ऊपर से और अंदर से नया नया सेल निकलते रहता है, बनते रहता है, ठीक है ना। और क्या होता है, दैट आर लॉस्ट रेगुलरली लॉस्ट होते रहता है, नया सेल बनते रहता है, उसको रिप्लेस करते रहता है। ये जो सेल का डिवीजन होता है वो दो टाइप का होता है, दो तरीके से सेल डिवीजन होता है, मिटोसिस और फिर मियोसिस। मिटोसिस और फिर मियोसिस। मिटोसिस क्या होता है, इम्पॉर्टेंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मली बढ़ने में मदद करता है ना। यदि सेल रिपेयर हो, डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर करने में मदद करता है, बॉडी को मेंटेन करने में मदद करता है और फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है।
है ना। जबकि जो मियोसिस होता है ना, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना। आया जेनेटिक डाइवर्सिटी को उत्पन्न करने के लिए जरूरी होता है। भाई एक बात बोले ना कि नॉर्मली यदि ग्रो करना है ना तो उसके लिए जरूरी होगा मिटोसिस। क्या जरूरी होगा? यदि सेल कहीं पर डैमेज हो गया है, बॉडी का पार्ट डैमेज हो गया, हमारे पास टिश्यू डैमेज हो गया है, तो उसको हील करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, है ना, उसको रिपेयर करने के लिए मिटोसिस का सेल डिवीजन जरूरी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। जबकि जो मियोसिस है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है और फिर पॉपुलेशन में अलग अलग तरह के वैरायटी उत्पन्न करने में मियोसिस का बहुत ज़्यादा भूमिका होता है। अब डिटेल में देख लेते हैं, है ना, किसके बारे में? मिटोसिस के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। मिटोसिस जितना भी लिविंग बीइंग है ना, उसका लाइफ का शुरुआत होता है सिंगल फर्टिलाइज एग से। मेल का जो स्पर्म है, फीमेल का स्पर्म है, फ्यूज करता है, एक फर्टिलाइज एग बनाता है। तो फर्टिलाइज एग से वहाँ पर क्या होता है? सेल का फिर डिवीजन होता है। डिवीजन होने के बाद फिर क्या होता है ना, जायगोट बहुत बार क्या करता है? डिवाइड होता है। डिवाइड होने के बाद फिटस बनता है। फिटस बनने के बाद बेबी बनता है, फिर जन्म होता है ना। दिस वन डिवाइड रिपीटेडली, तेजी से डिवाइड होता है और क्या बनाता है? ट्रिलियंस ऑफ सेल बन जाता है ना, बॉडी में, ठीक है ना। और सेल क्या होता है? इंक्रीज करता है उस संख्या, है ना, मिटोसिस के प्रोसेस से, है ना। विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल डिवीजन, और ये क्या है? सबसे फेमस टाइप का सेल डिवीजन में से एक है। मिटोसिस जो प्रोड्यूस करता है वो दो जेनेटिकल आइडेंटिकल डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है ना। मिटोसिस हुआ, है ना, तो एकदम आइडेंटिकल, जैसा पेरेंट है उसी के जैसा दो डॉटर सेल उत्पन्न करता है ना। और जो प्रत्येक नया सेल होता है उसमें डीएनए, है ना, सेम होता है। इसका और इसका डीएनए सेम होगा, इसका और इसका डीएनए सेम होगा। एग्जैक्टली दो डॉटर सेल उत्पन्न करता है जो कि एकदम सेम टू सेम पेरेंट के सेल के जैसा होता है। और नंबर ऑफ जो क्रोमोजोम होगा वो भी सेम होगा। इसमें जितना नंबर ऑफ क्रोमोजोम होगा उसमें इतना और इतना ही होगा यदि मिटोसिस के प्रोसेस से सेल डिवीजन हो रहा होगा तब, ठीक है। ये निश्चित करता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होता है ना, वो मेंटेन रहे, कुछ चेंजेस ना हो, थोड़ा सा भी चेंजेस ना हो, एकदम एग्जैक्ट जो पेरेंट के है वही ऑफस्प्रिंग के अंदर जाने में मदद करता है, ठीक है। अब थोड़ा सा आता है ना, मियोसिस। क्या आता है? मियोसिस। तो भाई बोला ना कि मियोसिस क्या होता है? मियोसिस जो होता है एक सेल डिवीजन का टाइप है जो प्रोड्यूस करता है गैमेट, है ना। क्या करता है? गैमेट प्रोड्यूस करता है। भाई बोले गैमेट्स प्रोड्यूस करता है मतलब, गैमेट्स प्रोड्यूस करता है मतलब सेक्स सेल प्रोड्यूस करता है। मेल सेक्स सेल, फीमेल सेक्स सेल प्रोड्यूस करता है। मतलब बोले ना कि सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है भाई। सेल डिवीजन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है। मतलब गैमेट प्रोड्यूस करता है ना। क्या? गैमेट प्रोड्यूस करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, है ना, ताकि वेरिएशन हो सके और डाइवर्सिटी उत्पन्न हो सके ऑर्गेनिज्म के बीच में। अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है उसमें थोड़ा सा विभिन्नताएं उत्पन्न हो सके। तो ये काम करता है कौन? मियोसिस, है ना। कहाँ पर सेल का डिवीजन होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, है ना। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो सेल होगा उसमें सेल डिवीजन कराने का काम करता है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, है ना, गैमेट्स प्रोड्यूस करने का काम कराता है, ठीक है ना, ताकि और भी जो वहाँ पर बन रहा है अलग अलग ऑर्गेनिज्म उसमें पॉपुलेशन में थोड़ा सा डाइवर्सिटी हो, थोड़ा सा वेरिएशन हो। इसी वजह से जो बच्चे हैं, है ना, वो रिजेंबल देयर पेरेंट से मिलता जुलते हैं लेकिन अपने पेरेंट के सेम टू सेम नहीं होते हैं, है ना। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस, है ना, मियोसिस अकर ओनली इन द सेल ऑफ टेस्टिस ऑफ द मेल। मियोसिस का जो सेल डिवीजन होता है सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर होता है? सिर्फ और सिर्फ, है ना, जो मेल का टेस्टिस होता है ना, स्पर्म को प्रोड्यूस करने में होता है। मेल का टेस्टिस में स्पर्म को प्रोड्यूस करने में होता है। और ओवरीज, है ना, फीमेल में जो ओवरीज है, फीमेल का जो ओवरीज है वो प्रोड्यूस करता है एक
तो वहाँ पर सेल डिवीज़न होने में मदद करता है। प्लांट में जो मियोसिस होता है ना, वो एंथर में होता है ना, जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का उसमें होता है, ताकि वो पोलन ग्रेन बन सके, पोलन ग्रेन बन सके है ना। और फीमेल पार्ट किस में होता है ना, फीमेल पार्ट में होता है, ओवरीज में होता है। जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का ओवरीज में, उसमें होता है ताकि वो एग प्रोड्यूस कर सके। जो मियोसिस होता है ना, मियोसिस में जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड होता है ना, डिवाइड ट्वीस वन आफ्टर द अदर। एक बार डिवाइड हुआ, पेरेंट सेल एक बार डिवाइड हुआ, वापस फिर क्या होता है, दुगना डिवाइड होता है, ठीक है ना। पेरेंट सेल क्या हुआ, पहले एक बार डिवाइड हुआ है ना, फिर वापस क्या होता है, 2 डॉटर सेल बनाता है। ये क्या होता है, पहले ये है ना सेल, तो पहले ये क्या होता है ना, हेप्लॉइड सेल बनाता है, ये है डिप्लॉइड, ठीक है। मतलब उसमें डबल डीएनए होगा, डबल है ना, 2n के फॉर्म में क्रोमोसोम होगा है ना। अब ये हेप्लॉइड हो गया, यानी कि सिंगल हो जाएगा, n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। उसके बाद फिर है ना, जब इस फिर से डिवाइड होगा तो फिर से हेप्लॉइड ही रहता है, क्या रहता है, हेप्लॉइड ही रहता है। मतलब उसमें एक ही, जितना सेकेंड जनरेशन में क्रोमोसोम का संख्या होगा उतना ही थर्ड जनरेशन में भी होगा, चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो एक बार डिवाइड होता है, वापस फिर से 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो बोलता है ना, जब फर्स्ट डिवीजन होता है तो सेल क्या होता है, डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है। और जो क्रोमोसोम का संख्या होता है ना, प्रत्येक डॉटर सेल में वो आधा हो जाता है। और जब सेकेंड है ना डिवीजन जब होता है ना, वो क्या होता है, मिटोसिस के जैसा होता है। और प्रत्येक सेल में जो डिवाइड होता है क्रोमोसोम वो क्या होता है, 2 होता है, 2 डिवाइड होता है मिटोसिस के जैसा, फिर से 2 डिवाइड हुआ है ना। और डिवाइड होने के बाद जो क्रोमोसोम का संख्या है ना, फॉर्मिंग द 4 डॉटर सेल है ना, विथ हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ऊपर में जो क्रोमोसोम था है ना, उस संख्या से हाफ क्रोमोसोम उसके अंदर रहता है, ठीक है ना। आगे बोलता है कि इसी के वजह से प्रत्येक जो गैमेट्स होता है उसमें हाफ नंबर ऑफ डीएनए होगा कंपेयर टू द है ना पेरेंट सेल। पेरेंट सेल के तुलना में जो दोनों जनरेशन के अंदर जो क्रोमोसोम का संख्या होगा वो हाफ होता है, क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो प्रत्येक जो गैमेट होता है ना, प्रत्येक जो गैमेट है ना, प्रत्येक गैमेट्स फ्रॉम द पेरेंट सेल, फ्रॉम द 2 इंडिविजुअल, क्या होता है आगे थोड़ा बताते हैं, रुकिए। फर्टिलाइजेशन के दौरान है ना, जब गैमेट्स फ्रॉम द 2 इंडिविजुअल कंबाइन, 2 इंडिविजुअल से गैमेट कंबाइन होता है ना, तो जो ओरिजिनल क्रोमोसोम का जो संख्या होता है वो फिर से रीस्टोर हो जाता है। इसमें है ना, इसमें एक सेल था, उसमें मान लीजिए कि 24 पेयर था, 23 पेयर था, ठीक है ना। मान लीजिए x था, तो एक चल गया x इसमें है ना, और वापस एक चल गया इसमें x। अब वापस इन लोग दोनों यदि कंबाइन करेगा है ना, XY था और XY था, तो वापस पहले गैमेट बनाता है। कहने का मतलब है कि फर्स्ट जनरेशन में जो क्रोमोसोम का संख्या बनता है वो हाफ हो जाता है। वापस जब सेकेंड जनरेशन में बनता है ना, तो पेरेंट सेल के तुलना में हाफ रहता है ना। अब हाफ इसलिए रहता है ताकि उन लोग दोनों में यदि फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद कंबाइन फॉर्म में यदि क्रोमोसोम बनेगा तो ओरिजिनल वाला पेरेंट के जैसा क्रोमोसोम का संख्या रीस्टोर हो जाएगा। तो ये था है ना पूरा का पूरा सेल यूनिट ऑफ द लाइफ का चैप्टर में है ना। आज के लिए है ना इतना ही रखते हैं एंड। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, अगले थ्योरी में, अगले सेशन में, अगले साइंस के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा ये सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।